ओके। तो बच्चों आज हम आपको बहुत बढ़िया चीज़ करा रहे हैं। आज से सैम्पल पेपर स्टार्ट करा रहे हैं अपन, ठीक ना। तो पहला पेपर जो मैं उठा रहा हूँ 2016 का बोर्ड्स पेपर ओरिजिनल। ओके, बोर्ड्स पेपर ओरिजिनल है आपके पास, जैसा बोर्ड्स पेपर आता है, एंड देन ये आपके सामने टॉपर की कॉपी। ओके, जैसा टॉपर ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, ओके सर। ये आपके पास पेपर है। तो पहला पेपर स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स का हम। चलिए देखते जाएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, पेपर में आपके सामने इंस्ट्रक्शन तो रहेंगे ही। 26 क्वेश्चन आते हैं। इस साल थोड़ी सी स्कीम चेंज हुई है, मगर कंसेप्ट तो सब कुछ वही रहते हैं। सामने इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस रहती हैं कि भाई आपको जो है ये वैल्यूज़ लेनी है। तो जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर, इन सब की वैल्यूज़ दी रहती हैं, ठीक ना। ये याद करके नहीं जाना पड़ता है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। टू वायर्स। Two wires, one of copper and other of manganese, have same resistance and equal length. Which wire is thicker and why? हाँ भाई, तो देखिए कह रहा है कि दो वायर है, एक कॉपर का है, दूसरा मैंगनीन का है, हैव सेम रेजिस्टेंस। ओके, गुड इवनिंग एरिना। Good evening, sir. पहला क्वेश्चन, टू वायर्स, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैग्नीन हैव सेम रेजिस्टेंस एंड इक्वल लेंथ, विच वायर इज थिकर एंड वाई। तो बताइए कौन सा वायर मोटा होगा। पहला क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का। ये है क्वेश्चन का असल लेवल जो आपको आएगा एग्जाम में। तो पढ़ते हैं इनको। बताइए भाई क्या लग रहा है, कौन सा वायर मोटा होगा। भाई रेजिस्टेंस दोनों के सेम है, कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से बच्चों। Yes, sir. पेपर मिल Yes, जाएगा, sir. जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पेपर आपको मैं बोर्ड्स का भेज दूंगा, अभी अपन कर रहे हैं, इसके बाद में पेपर भी भेज दूंगा ग्रुप में आपको। तो दो वायर है जिसमें एक कॉपर का एक मैग्नीन का, दोनों की लेंथ सेम है। तो बताइए कौन सा वायर इसमें अधिक मोटा होगा। विच वायर विल बी मोर थिकर, मैग्नीन और कॉपर। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन वायर। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ, sir. अब बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए। तो इसका रो एल अपॉन ए इसके रो एल अपॉन ए के इक्वल होगा। बोलो हाँ। हाँ सर। अब लेंथ sir. पे तो हम हाथ लगा नहीं सकते क्योंकि लेंथ इक्वल कर दी। बोलो यस। यस सर। Yes, अब sir. हमको पता है बच्चों की कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम, है ना। Yes, sir. और कॉपर की रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, मगर मैग्नीन की रेजिस्टिविटी हाई होती है बच्चों। बोलो यस। Yes, sir. तो मैग्नीन की रेजिस्टिविटी हाई होती है। अब अगर इसकी रेजिस्टिविटी कम है, मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होने की तरफ दौड़ेगा, और इसकी रेजिस्टिविटी हाई है तो इसका रेजिस्टेंस अधिक होने की तरफ दौड़ेगा। तो अगर इसको हम कम करना चाहते हैं तो हमें एरिया को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। सब बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा तार मोटा कौन सा होगा, मैग्नीन या कॉपर। मैग्नीन यार। सर बोलो। ये रेजिस्टिविटी वाला से दोबारा बताइए। देखिए भाई आर इक्वल्स टू होता है। चलिए टॉपर की कॉपी को देखते हैं सीधे। चलिए टॉपर की कॉपी ने कैसा लिखा है, ये देखिए जी, ठीक है ना। देखिए आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो बच्चों R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यू ऑल नो रेजिस्टिविटी ऑफ द मैग्नीन इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर। बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ, sir. तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मैग्नीन, अब देखिए, तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मैग्नीन का रेजिस्टेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा, रो मैग्नीन L अपॉन A1, और इसका क्या बनेगा, रो कॉपर L अपॉन A2। बोलो यस। Yes, sir. यस सर। अब दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल हैं तो दोनों को डिवाइड कर दिया बेटा, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गई। तो देखिए जी कितना आ गया अपने पास, आ गया रो मैग्नीन अपॉन रो कॉपर इक्वल टू A2 अपॉन A1। बोलो यस। यस सर। तो पलटी मार दोगे तो ये आ जाएगा A1 अपॉन A2, यस सर। ठीक है ना। A1 किसका एरिया था बेटा, A1 मैग्नीन का था, तो आप इसको मैग्नीन भी कर सकते हो और इसको कॉपर भी कर सकते हो। अब बच्चों आपको पता है कि रेजिस्टिविटी मैग्नीन की कॉपर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। यस सर। तो ये जब ज़्यादा है तो ये रेशियो ग्रेटर देन आएगा, तो इसको ज़्यादा करने के लिए ये भी रेशियो तो ग्रेटर देन आएगा। मतलब AM अपॉन sir. A कॉपर ग्रेटर देन 1,
मतलब एरिया ऑफ मैग्नीन ग्रेटर देन एरिया ऑफ कॉपर, बोलो हाँ। हाँ sir. सर ये है तो आंसर, एरिया ऑफ द मैग्नीन वायर विल बी ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द कॉपर वायर। समझ में आया? Yes, sir. देख लो, ऐसे लिखते हैं यस सर टॉपर। एक नंबर का क्वेश्चन है फिर भी पूरी कुंजी खोल दी। देखा? Yes, sir. यस सर चलिए ठीक है ना, तो ये कॉपी भी मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी, अभी इसको देखते जाइए। चलिए जी दूसरा क्वेश्चन पता करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? द पावर फैक्टर ऑफ एन AC सर्किट इज 0.5। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट। भाई पावर फैक्टर दिया गया है, फेज डिफरेंस पता करना है, मतलब एंगल ऑफ फेज पता करना है। बताओ भाई, वेरी सिंपल। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस फाई होता है पावर फैक्टर बच्चों। पावर फैक्टर इक्वल टू 1/2 दिया गया है, तो फाई इक्वल टू कितने डिग्री? Sir, 60 degree. 60 डिग्री। हाँ या ना? हाँ sir. हाँ सर लो बच्चों लिखो, पावर फैक्टर कॉस फाई इक्वल टू 1/2, तो फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। बेटा पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, है, नोट कर लेना। तो Yes, sir. आंसर π/3, देयरफॉर फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इक्वल टू π/3। डन? Done, sir. डन सर ओके, चलिए जी थर्ड क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो रीना। इन विच सिचुएशन इज देयर अ डिस्प्लेसमेंट करंट बट नो कंडक्शन करंट। उस सिचुएशन का वर्णन कीजिए जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट तो होती है मगर कंडक्शन करंट नहीं होती है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन, वो भी खतरनाक, ठीक ना। डिस्प्लेसमेंट करंट तो होएगी मगर कंडक्शन करंट नहीं होगी, उस सिचुएशन का अपन को बताना है। आंसर, ये सिचुएशन कब आती है बेटा? जब आपके पास जो होता है कैपेसिटर जो होता है चार्ज हुआ करता है ना, व्हेन इट इज बीइंग चार्ज, तो उस सिचुएशन में भाई देखो, कैपेसिटर के भीतर कोई कंडक्शन करंट नाम की चीज़ तो होती नहीं, क्योंकि कंडक्टिंग वायर कोई कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में होता नहीं है। तो आंसर, व्हेन देयर एग्जिस्ट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोन, ओके, देयर एग्जिस्ट अ डिस्प्लेसमेंट करंट बट नो कंडक्शन करंट, एग्जाम्पल बिटवीन अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर व्हेन इट इज बीइंग चार्ज। बच्चों लिखो आंसर, ये लिखो, नोट करो बच्चों, लिखे क्वेश्चन लिखो, पहले लिखो, इन विच सिचुएशन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट करंट बट नो कंडक्शन करंट। ऐसी स्थिति बताइए कि डिस्प्लेसमेंट करंट तो होती है मगर कंडक्शन करंट नहीं होती। बच्चों देखिए, जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो बच्चों आपको पता होगा कि कैपेसिटर को जब आप चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ग्रो हुआ करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड राइज अप होता है, बोलो हाँ। हाँ sir. अब हाँ, इलेक्ट्रिक सर। फील्ड राइज अप होगा मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको जनरेट करता है बच्चों? ईएमएफ को, याद करो, Yes, sir. चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक ना। तो यहाँ पर जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, वो बातें भी सही है, मगर जब यहाँ पे ये करंट, जब ये चार्ज होता है तो यहाँ पे कोई फिजिकल मीडियम तो है नहीं कंडक्टर का, तो यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो होती है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पे कौन सी करंट चलती है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो लिखिए आंसर, आंसर लिखिए, when there exists a time varying electric field, when there existing a time varying electric field alone there exists a displacement current, there exists a displacement current। अगर आपके पास टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट राइज अप होती है, बट नो कंडक्शन करंट, मगर देयर इज नो स्कोप ऑफ कंडक्शन करंट। एग्जाम्पल, between the plates of capacitor when it is being charged, example, between the plates of capacitor when it is being charged, लिख लिया? Yes, sir. तो भाई ये है एग्जाम्पल, इसका दे दिया कि व्हेन इट इज बीइंग चार्ज्ड।
तो जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो एरिना बताइए, या चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है, तो इसके दो प्लेट के बीच में कौन सी करंट कंडक्ट होती है? सर डिस्प्लेसमेंट हाँ, तो करंट। उसके दौरान इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगी वो कंडक्ट हुआ करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों गेट का है। गेट हमारे सिलेबस से हट गया अभी, तो अभी हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ठीक है ना। पहले गेट हमारे सिलेबस में था, अभी हट गया है, तो इसको नहीं करना। अगला क्वेश्चन है कौन सी करंट को लेकर के, इसको विश्रांति काल मतलब कि रिलैक्सेशन टाइम। यस, डिफाइन द टर्म रिलैक्सेशन टाइम इन द कंडक्टर। किसी कंडक्टर में रिलैक्सेशन टाइम से आप क्या समझते हैं? चलिए भाई डिफाइन कीजिए, दिया 1 मिनट का वक्त। बताइए जी क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम? सर जब कंडक्टर में सर इलेक्ट्रॉन सर कोलिजन्स करते हैं तो सर 2 कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बिटवीन का जो टाइम होता है सर वो रिलैक्सेशन टाइम होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है ना। एवरेज टाइम बोलिए साथ में, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। सो व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? द एवरेज टाइम elapsing between 2 successive collision of electron inside a conductor under the application of external electric field. हाँ, external electric field is called relaxation time. It is measured in seconds. Done? Done, sir. The average time याद रखिएगा, that average time elapsing between 2 successive collision. इलेक्ट्रॉन की पहली टक्कर हुई, यहाँ पे जाके दूसरी टक्कर हुई, ऐसे बहुत सारी टक्कर होंगी, तो उन सारे टाइम का हम एवरेज निकालेंगे, तो जो एवरेज आएगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिलैक्सेशन टाइम। डन? नेक्स्ट क्वेश्चन। डन सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यस, रीड द क्वेश्चन। What is electrostatic shielding? How is this property used in actual practice? Is the potential in the cavity of a charged conductor zero? Okay, so what is electrostatic shielding? How this property is used in actual practice? Is the potential in the cavity of a charged conductor is zero? पहले तो मुझे इसका आंसर बताइए। Is the potential in a cavity in a charged conductor is zero or non-zero? Yes, sir, 0. You saying zero? वाह बेटा, बहुत बढ़िया। चलो पढ़वाए देते हैं। बेटा पोटेंशियल बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोला। चलिए, द प्रॉपर्टी बाय विच इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कैविटी ऑफ अ हॉलो कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यस, द प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी? कंडक्टर की प्रॉपर्टी बाय विच द इलेक्ट्रिक फील्ड डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कैविटी ऑफ अ हॉलो कंडक्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कौन प्रेजेंट नहीं रहता? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता प्रेजेंट, मतलब बच्चों E बराबर 0। This property is used to protect sensitive device from being damaged due to external electric field. इस प्रॉपर्टी का यूज जो होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइस को डैमेज होने के लिए बचाने के लिए किया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो क्या पोटेंशियल भी जीरो होगा? नो, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, याद आया? Yes हाँ sir. सर, यस सर, याद है। हाँ, तो पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। डन? Done sir, done. श्रुति, कंफ्यूजन है बेटा आपको कोई? नहीं सर, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नंबर 1 प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। नंबर 2 प्रॉपर्टी, दे आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपोगेट करती हैं। देन हाउ कैन वी शो दैट EM वेव्स कैरी मोमेंटम? आप कैसे शो करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोमेंटम कैरी करती हैं? अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रास्ते में एक चरखी रख देते हैं, मतलब ऐसा कुछ, समझ गए ना? क्या बोलते हो? फ्लाई व्हील। क्या बोलते हो?
फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील। तो जैसे ये फ्लाई व्हील के ऊपर पड़ेगा ये चरखी क्या करने लग जाएगी, घूमने लग जाएगी, हाँ या ना। हाँ सर। अरे ईएम वेव में सनलाइट आती थी बच्चों, सनलाइट का मोमेंटम होता था तभी तो पार्टिकल बाहर निकल आता था, इलेक्ट्रो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके। याद आया? यस सर। चलो यस सर, याद आया। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ो। राइट ब्रीफली। Write briefly the underlying principle used in Davison-Germer experiment to verify wave nature of electrons experimentally. What is the de Broglie wavelength of an electron with kinetic energy 120 eV? ओके, तो डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किसके लिए किया था? डेविसन जर्मर ने इस बात को बताने के लिए किया था कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो होता है पार्टिकल के साथ साथ वेव के जैसा बिहेव करता है, और वेव नेचर को इस्टेब्लिश करने के लिए डेविसन जर्मर ने इलेक्ट्रॉन का कौन सा एक्सपेरिमेंट कराया था? डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। और डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने वेवलेंथ निकाल करके दी थी, और वेवलेंथ का फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू, याद नहीं है, 12.27 अपॉन अंडर रूट 2 भी कुछ करके था, और अंडर रूट 2 ऐसा कुछ करके आपके पास फॉर्मूला था। ओके, तो अभी मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, वो फॉर्मूला क्या था? लैम्डा इक्वल्स टू 12.7 अपॉन 2 कुछ करके इसका फॉर्मूला HEMV था या क्या था? चलिए तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया मेरा कहने का मतलब क्या था? सर एक बार रिपीट कीजिए। एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो डेविसन जर्मर थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किया था और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाली थी, और ये इलेक्ट्रॉन की प्रैक्टिकल वेवलेंथ जो थी वो थ्योरेटिकल वेवलेंथ से बिल्कुल मैच हो रही थी। सर, हाँ बेटा। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा लैग कर रही है, समझ में नहीं आ श्रुति रहा। आपको भी लैग कर रही है? हेलो। यस सर, लैग कर रही है। अभी भी? यस सर, अभी भी। ओके, वेट करो। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि बच्चों डेविसन जर्मर ने जो था इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन की वेवलेंथ निकाल के बताई, और इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन की वेवलेंथ का फॉर्मूला बताया था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 MeV। ये फॉर्मूला बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 MeV, एच अपॉन 2 MeV। बोलो यस और नो? यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, ये एच अपॉन 2 MeV, एच अपॉन 2 MeV। और इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करने पर ये आता था बेटा 12.27 अपॉन अंडर रूट V। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर बिल्कुल भी नहीं आ रही है मुझको आपकी आवाज, सर बहुत लैग कर रही है। तो मैं ये कह रहा था कि आपसे ये क्वेश्चन के बारे में कि डेविसन जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था, क्वेश्चन पढ़िए बेटा, राइट ब्रीफली। Write briefly the underlying principle used in Davison-Germer experiment to verify wave nature of electrons experimentally. What is the de Broglie wavelength of an electron with kinetic energy 120 electron volt? हाँ, तो अब डी ब्रॉगली की वेवलेंथ क्या थी है ना, 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, जो लैम्डा का फॉर्मूला डी ब्रॉगली ने बताया था वो था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2 मास क्यू और वी। ये था फॉर्मूला, नोट कर लीजिए। जो फॉर्मूला आया था लैम्डा का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वेव निकालने के लिए वो ये था। डन? डन सर। चलिए अब देखिए क्या है सोल्यूशन इसका। ओके, ओके, ओके। देखिए
ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। Davison Germer experiment is used the fact that if electron had a wave nature then they could diffracted by the layers of the nickel target। तो डेविसन जर्मर ने इस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है तो वो डिफ्रैक्ट होगा बाय द लेयर ऑफ निकल टारगेट। निकल के क्रिस्टल में इसको इलेक्ट्रॉन को वेव को डिफ्रैक्ट कराया गया था। और डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ होती है बेटा उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 मास और काइनेटिक एनर्जी के ई। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी जो अगर आप चार्ज की फॉर्म में लिखो तो Q इंटू वी, लैम्डा इक्वल टू 2m क्यू वी। और अगर आप बात कर रहे हो इलेक्ट्रॉन की तो यहाँ पे आ जाएगा EV। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2m EV, है ना? यस सर। यस, तो ये फॉर्मूला बन गया। H क्या होता है? प्लांक कांस्टेंट। M होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और K इज द काइनेटिक एनर्जी। तो इस फॉर्मूले में फिर वैल्यू पुट कर दीजिए। ये लिखिए लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m E फॉर इलेक्ट्रॉन और V फॉर वोल्ट। तो बेटा देखिए क्वेश्चन में हमें कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है? क्वेश्चन में 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 120 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और वोल्टेज, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए H की जगह क्या होता है? फॉर्मूला 6.626। ये वैल्यू आपको दी रहेगी स्टार्ट में, क्वेश्चन पेपर के स्टार्ट में मैंने दिखाया था आपको, वैल्यू दी थी -10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, फाइन फाइन सर। नाउ टू प्लेस द वैल्यू ऑफ m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करिए तो 1.6 इंटू 10⁻19 और कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल में बदल दो, 120 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, अच्छा इतना सब कुछ ना करके एक और तरीका है, सीधा 12.24 अपॉन अंडर रूट वी। तो 12.24 अपॉन अंडर रूट वी, क्योंकि v यानी वोल्टेज, बाकी सब कुछ सॉल्व हो जाता है। ये इसको मतलब सॉल्व करके डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप इसको सॉल्व करो, h की वैल्यू रख दो, m की वैल्यू रख दो, e की वैल्यू रख दो, तो ये फॉर्मूला बनता है बेटा। तो अंडर रूट 120, तो इसको भी सॉल्व करके आपके पास आएगा 1.121 इंटू 10⁻10 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1.121 एंगस्ट्राम। नोट करिए, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो मेन फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन का था वेवलेंथ निकालने का, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m EV, बस यही फॉर्मूला है। और इसी को सॉल्व करके 12.24 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्राम, ये जो आंसर आता है ये एंगस्ट्राम में होता है। चलिए, ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? वो राइट द फंक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर एंड रिपीटर। तो भाई ट्रांसड्यूसर और रिपीटर हमारे सिलेबस से हट गए हैं क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे सिलेबस से हट गया है। सो वी हैव रिमूव्ड ट्रांसड्यूसर एंड रिपीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा काम का है, ये तो रिमूव हो चुका है सिलेबस से, नेक्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, यस दिस क्वेश्चन पढ़िए बेटा। इन द ग्राउंड स्टेट, In the ground state of hydrogen atom, its Bohr's radius is given as 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. The atom is excited such that the radius becomes 21.2 into 10 to the power minus 11 meter. Find first the value of principal quantum number and second the total energy of the atom in this excited state. यस, तो देखिए पहली चीज भूली गई है, द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आपको इन इलेक्ट्रॉन की जो ग्राउंड स्टेट दी गई है इसकी, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इट्स बोहर रेडियस इज गिवन बाय दिस। ओके, द एटम इज एक्साइटेड सच दैट द रेडियस बिकम इतना, मतलब ये इनिशियल रेडियस इसकी ग्राउंड स्टेट की थी और इसमें ये हाई लेवल में पहुंच गया। कह रहा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताना है एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द
एटम इन द एक्साइटेड स्टेट, और टोटल एनर्जी आपको बतानी है एक्साइटेड स्टेट में। तो एक क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है। चलिए ओके बेटा, ये उसका क्वेश्चन का पार्ट था जो पीछे छूट गया था अपना। द पोटेंशियल इनसाइड द केविटी ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज जीरो बट सम कांस्टेंट वैल्यू। पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज नॉट जीरो। याद आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। पोटेंशियल इज Yes, नॉट sir. जीरो। और ये फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख लीजिए। सो दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, दे आर ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, दे कैरी मोमेंटम। यस, अब इसके प्रूफ के लिए एक मैंने बताया था कि आप इसके बीच में फ्लाई व्हील रख दो तो फ्लाई व्हील घूमने लगती है, मोमेंटम कैरी करती हैं। और दूसरा प्रूफ पढ़ देता हूँ मैं। प्रूफ, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन ए प्लेन perpendicular to the direction of propagation of EM wave, then charge particle get accelerated from rest and gain some momentum. In other words, we can say that electromagnetic wave has transferred its momentum to the charge particle. ओके। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि अगर आप इसको चार्ज पार्टिकल को, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव, अगर आप इनके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में, इनके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर या यहाँ पर, ये कह रही हैं कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव, द चार्ज पार्टिकल गेट एक्सेलरेट। तो ये जो चार्ज पार्टिकल होगा ये एक्सेलरेट हो जाता है, इस पर फोर्स लगता है, एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट एंड गेन सम मोमेंटम, और ये कोई मोमेंटम गेन कर लेता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ ट्रांसफर्ड मोमेंटम टू द चार्ज पार्टिकल। तो बच्चों एक तरीका ये भी है, और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बता दिया वो वाला तरीका भी है, उससे भी आप कर सकते हो। ओके, डन सर। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ट्रांसड्यूसर हो गया, एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया। ये अनऑर्गेनाइज्ड है थोड़े से पेज, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इनको ढूंढने में कहाँ से क्या है। इक्वल्स टू 12,400 बटे इतना, दैट इज इक्वल्स टू ट्रांजिशन बी ऑफ द रिजल्ट वेवलेंथ टू। ओके, इसको सेकेंड पार्ट किया गया है। स्पीड ऑफ द लाइट, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए, अब हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पहला पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 10 में दूसरा भी पार्ट है। दूसरा पार्ट पढ़ दीजिए, यहाँ पर बच्चे ने दूसरा पार्ट किया है। पढ़िए बेटा। द एनर्जी लेवल्स, The energy levels of a hypothetical atom are shown below. Which of the shown transitions will result in the emission of photon of wavelength 275 nm? नैनोमीटर। इसमें कह रहा बताइए कौन सा ट्रांजिशन जो है 275 नैनोमीटर की वेवलेंथ एमिट कर रहा है। कौन सा ट्रांजिशन जो है 275 नैनोमीटर की वेवलेंथ एमिट कर रहा है। ठीक है जी, ठीक सर। ओके। देखिए ये जो ट्रांजिशन है ये ग्राउंड स्टेट से -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जा रहा है, 0। ये जो ट्रांजिशन है ये 0 से लेके -4.5 पे जा रहा है। ये जो ट्रांजिशन है -2 से लेकर के -4.5 पे जा रहा है। और ये जो ट्रांजिशन है ये -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जा रहा है। आपको बताना है कि कौन सा ट्रांजिशन जो है वो 275 नैनोमीटर का वेवलेंथ एमिट करेगा। यार E इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू। E इक्वल्स टू जो एनर्जी हुआ करती है एच न्यू हुआ करती है। सो E इक्वल्स टू एच न्यू की जगह क्या होता है, C बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। ये हो गया एच सी बाई लैम्डा। चलिए अब अपन को लैम्डा काउंट करना है। तो बच्चों देखिए, एनर्जी ऑफ द फोटोन जो होती है दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होती है, जहाँ पे एच होता है प्लांक कांस्टेंट और सी होती है स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा हुआ करता है वेवलेंथ। ठीक है, ये होती है एनर्जी।
इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सॉल्व हो रहा है। एनर्जी इज इक्वल्स टू, सॉल्व करने पर जो हमारे पास वैल्यू आती है इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। बच्चों एच की वैल्यू होती है 6.64 इंटू 10 की पावर समथिंग समथिंग, सी इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8, और लैम्डा के टर्म्स में। तो बच्चों ये जो आता है हमारे पास आंसर आता है इक्वल्स टू एच सी 12,400 अपॉन लैम्डा की वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई लैम्डा। ये लिखिए फॉर्मूला आप लोग, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई लैम्डा। ठीक है, ठीक है सर। ओके बच्चों, अब आपको जो वेवलेंथ दी गई है क्वेश्चन में, वेवलेंथ बोली गई है, वेवलेंथ बोली गई है 275 नैनोमीटर की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी निकालनी है। तो बेटा 275 नैनोमीटर यानी कि 275 नैनोमीटर मतलब ऊपर आएगा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 275 नैनोमीटर। नैनो मतलब 10 की पावर -9। बोलो यस। यस सर। बच्चों 10 की पावर -10 बनाने के लिए यहाँ पे 10 का डिवाइड और 10 का मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 10 की पावर -10, बोले तो एंगस्ट्राम। यस सर। ठीक है, ठीक सर। तो ये अपने पास आ जाएगा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्राम। हाँ, यहाँ पे इंटू 10 की पावर -10 आता है बच्चों, इंटू 10 की पावर -10 ये भी आता है। ओके, पूरा फॉर्मूला 12,400, इसको जूम कर रहा हूँ, ये देखिए 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्राम। सो 1 एंगस्ट्राम इक्वल्स टू 10 की पावर -10। तो यहाँ पे 10 की पावर -10 अलग से मैंने लिख दिया है फॉर्मूले में। तो बच्चों जैसे आप इसको 10 की पावर -10 बनाओगे तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होएगा, बोलिए। हो जाएगा सर। ओके, और यहाँ पे नीचे बन जाएगा आपके पास 2750, एंगस्ट्राम से एंगस्ट्राम कैंसिल, 2750। तो ले दे करके आपके पास क्या आ गया बच्चों, 12,400 बटे 2,750 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ या ना? हाँ सर। 12,400 को आप लिख सकते हो 1.24 इंटू 10 की पावर 4, और इसे लिख सकते हो 2.75 इंटू 10 की पावर 3। डन? डन सर। ओके, डन सर। अब बेटा डिवाइड कर दो। तो इसने तो अपने अपने तरीके से डिवाइड किया है, वो आप अपने तरीके से कर लो। आप कैलकुलेटर में डिवाइड कर लो। देखो 10 की पावर 3 से ये कट जाएगा तो 0 बचेगा। तो बेटा 12.4 डिवाइडेड बाई 2.75, कॉपी में बेटा कैलकुलेटर में डिवाइड करो। 12.4 डिवाइडेड बाई 2.75, जरा डिवाइड कीजिए। 12.4 डिवाइडेड बाई 2.75, सर 4.5090। एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल यही आ रहा है। देखिए ये 4.509 ट्रांजिशन हो रही है। तो आपको ऐसी एनर्जी ट्रांजिशन निकालना है जिसमें 4.509 आ रहा है। देखिए तो 4.509 देखिए कहाँ से कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे 4.509 है कि नहीं है? यस सर। हाँ, ठीक है ना। मतलब कि 4.509 एनर्जी इसमें वो रेडिएट करेगा क्योंकि लोअर लेवल में जा रहा है। यस सर। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी। सो ट्रांजिशन बी विल रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ 275 नैनोमीटर, क्योंकि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे जा रहा है। पहले किस पे था? 0 पे था। अब कितने पे जा रहा है? -4.509। बोलो हाँ। हाँ सर। तो इतने ही, ये क्या आई थी? एनर्जी। तो इतने एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा। श्रुति क्लियर, नॉट क्लियर? सर मेरे को क्वेश्चन और आंसर सर रिलेटेबल सर नहीं लगा सर, पता नहीं। चलो फिर से देखते हैं ना, कोई बात नहीं। पढ़ो श्रुति क्वेश्चन। The energy levels of a hypothetical atom are shown below.
Which of the shown transitions will result in the emission of photon of wavelength 275 nanometer? कह रहा है बताना है आपको कि बताइए कौन से ट्रांजिशन में ये जो है आपका 275 नैनोमीटर का फोटोन छोड़ेगा। देखो सब में हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है, बोलो हाँ। अरे क्या हो रहा है बेटा, देखो ना हायर एनर्जी से लोअर में आ रहा है, तो फोटोन तो रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? यस सर करेगा। अब हर फोटोन की अलग अलग वेवलेंथ होगी, इसमें कह रहा है 275 नैनोमीटर किसकी वेवलेंथ होगी, तो बेटा 275 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकाल लो, एनर्जी निकाल लो, बोलो यस और नो। यस सर। अब वो भी एनर्जी किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यस और नो। यस सर। हाँ ऐसे सॉल्व करोगे तो किस में निकलेगी अपने पास, जूल में, और वैसे आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो चलो मैं निकलवा देता हूँ। ई इक्वल टू एच कितना होता है बेटा 6.6 इंटू 10 की पावर, सर आप समझ में, सर कैलकुलेशन तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। सी क्या होता है बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बोलो हाँ। यस सर। और लैम्डा अपने पास दिया है 275 इंटू 10 की पावर माइनस 9, यस सर। बोलो यस। अच्छा ये जो सॉल्व होगा ये निकलेगा जूल में, क्योंकि ये एसआई सिस्टम है, हाँ या ना। हाँ सर। और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का, ओके। यस सर, ओके सर। बेटा जब ये पूरी एनर्जी आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 4.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसे अभी अपना आया ये देखो, यस सर, है ना। अब ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये इसको शॉर्ट फॉर्म करने का तरीका है कि 12,400 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला है, समझे। यस सर आ गया। नहीं तो पूरा फॉर्मूला कर सकते हैं अपन, डन। बन जाएगा एग्जाम में, नहीं बनेगा? यस सर बन जाएगा। एरीना क्लियर एंड कंफर्म? यस सर क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन, ओके सेक्शन सी 3 मार्क्स ईच, इसके ऊपर था अभी सेक्शन बी चल रहा था बच्चों 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इतनी मेहनत करने के बाद 2 मार्क्स। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी, हाँ पढ़िए क्वेश्चन बेटा श्रुति। Derive an expression for the electric field intensity at a point on the equatorial line of a dipole of an electric dipole of dipole moment p vector and length 2a. What is the direction of this field? हाँ भैया, तो ये सा तो क्वेश्चन आप लोगों ने कल ही किया है बच्चों, हाँ या ना। हाँ सर। ये माइनस क्यू होता है, ये प्लस क्यू होता है, और आपको याद होगा इसकी जो डायरेक्शन आती है बच्चों वो इस तरफ आती है, जबकि डाइपोल इस तरफ चलता है, मतलब इसकी जो फील्ड होती है डायरेक्शन के अपोजिट होती है इसकी, यस और नो। भूल गए? यस सर, तो याद है सर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है एरीना वो अपोजिट डायरेक्शन में तो बनता है डाइपोल के, पी जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो शायद इस तरफ आता है ना। यस सर, यस सर। याद आया कि नहीं आया? हाँ सर याद है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, चलो भाई डायग्राम देख लो बेटा, जूम कर देता हूँ डायग्राम, खतरनाक डायग्राम। चलिए देखिए, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डिस्टेंस आधी ए, ये डिस्टेंस आधी ए, ये एंगल थीटा, तो माइनस क्यू के कारण ये इसको खींचेगा, फील्ड नीचे की तरफ रेडिएट होगा, ये रिपेल करेगा बेटा, तो ई प्लस क्यू ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, एंड ई नेट बेटा इस तरीके से जाएगा, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा। आप कंपोनेंट करके करते हैं, ये पैरेललोग्राम लगा देगा, लो ठीक है। चलिए पढ़ देते हैं, देखिए ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ए इज इक्वल टू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू, लेट ए बी द डिस्टेंस x, मान लिया अपन ने सेंटर से डिस्टेंस x है और इस डिस्टेंस को a है, इसको r मान लेंगे, ओके। तो भैया लो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पहला फील्ड की इंटेंसिटी, दूसरे फील्ड की इंटेंसिटी। अब दूसरे फील्ड की पहले फील्ड की इंटेंसिटी को वेक्टोरियली ऐड कर दिया, ओके। तो वेक्टोरियली ऐड कर दिया तो ई कॉस थीटा दोनों कंपोनेंट ऐड हो गए, तो ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो गए, कितना आ गया 2aq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 अलॉन्ग माइनस पी कैप। हाँ ये लिख देना
क्योंकि इसकी डायरेक्शन इसने माइनस पी कैप। बेटा ये जो डायरेक्शन जाती है इसका वेक्टर होता है पी वेक्टर, तो इसकी यूनिट वेक्टर क्या होती है पी कैप, तो इसका जो पीछे की तरफ जाएगा वो डायरेक्शन क्या होगा बोलो माइनस पी कैप, हाँ या ना? हाँ सर। बस इतनी सी लाइन लिख दी है अलोंग माइनस पी कैप, है ना, यहाँ पे अलोंग माइनस पी कैप, तो आ गई इंटेंसिटी, बस यही तो निकालना था, इंटेंसिटी इक्वल टू माइनस पी कैप। अब बच्चों ध्यान से एक बार एक काम करो, ये रिलेशन अपनी कॉपी में लिखो, यहाँ तक आप निकाल करके लाए हो। डन? इतना रिलेशन लिख लिया, कुछ बता रहा हूं बढ़िया चीज इसलिए। बेटा 2aq को क्या बोलते हैं अपन, पी वेक्टर बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस सर बोलते हैं। तो अपन को वेक्टर देना है इसको, 2aq को अपन को वेक्टर देना है। तो देखो बेटा ई नेट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 नॉट, इसको अपन या तो एक काम कर सकते हो, या तो आप माइनस पी वेक्टर लिख दो, सॉरी माइनस पी वेक्टर लिख दो, या पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करके डॉट करके माइनस पी कैप कर दो, क्योंकि मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इक्वल टू वेक्टर बन जाएगा। यस सर। चलो लिख दिया ऐसा? हाँ सर लिख दिया। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ए, ये तो आप जानते ही हो, है ना? यस सर। अच्छा बच्चों एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप ऐसा करके बगल में लिख दो ना अलोंग पी कैप, तो वेक्टर वो सही माना जाएगा, है ना। इस बच्चे ने वेक्टर को इन्वॉल्व नहीं किया यहाँ पे, मैं होता तो इसकी जगह इन्वॉल्व कर देता और मैं लिखता ई नेट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 माइनस 2p वेक्टर, 2p वेक्टर क्योंकि बैक साइड ही तो है, तो माइनस p वेक्टर ही तो कहलाएगा वो, है ना। माइनस 2p वेक्टर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ऐसा भी कर सकते थे, बस मगर इसने अलोंग माइनस पी कैप कर दिया है, वेक्टर के रूल्स नहीं तोड़े, बिल्कुल सही है, जय हो, एकदम सही। ई नेट। अब तुम लोग बोलो खुश हो कि ना खुश हो? तो खुश है सर। खुश है सर। वाह वाह, बहुत अच्छा लगा सुन के। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके 12th पढ़िए श्रुति। अ पैरेलल A parallel plate capacitor C1 having charge Q is connected to an identical uncharged capacitor C2 in series. What would be the charge accumulated on the capacitor C2? A parallel plate capacitor C1 has a charge Q connected to an identical charge C2 in series। तो भैया सीरीज में तो चार्ज सेम जाता है ना, जितना इसके पास होगा उतना उसके पास होगा। What would be the charge accumulated on the capacitor C2? दूसरा पार्ट पढ़ो। 3 identical capacitors, each of capacitance 3 mu farad, are connected in terms in series and in parallel combination to the common source of V volt. Find out the ratio of the energies stored in two configurations. पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया, इंटर्न इन सीरीज एंड देन पैरेलल। तो कह रहा बताइए कि दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। फाइंड द आउट द रेशियो निकालना है, मतलब यू सीरीज अपॉन यू पैरेलल निकालना है। दोनों बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए देखते हैं सोल्यूशन बेटा जी। चलिए बोथ कैपेसिटर वुड कम टू द कॉमन पोटेंशियल। फर्स्ट का 12th का ए पार्ट है, बोथ कैपेसिटर वुड कम टू द कॉमन पोटेंशियल। अब जैसे आप दोनों को सीरीज में जोड़ोगे, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 हैविंग चार्ज Q इज कनेक्टेड टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C2। तो ये आपने दोनों को कॉमनली जोड़ दिया, तो जैसे जोड़ दोगे बच्चों तो टोटल जो चार्ज शेयर होगा वो उसके नेट कैपेसिटेंस के द्वारा इनका चार्ज जो होगा शेयर होना शुरू हो जाएगा। तो नेट कैपेसिटेंस कितना होगा बच्चों? नेट कैपेसिटेंस होगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो देखिए नेट कैपेसिटेंस इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, जो सॉल्व होकर के आता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यही आता है ना श्रुति? यस सर यही आता है। चलिए तो दोनों के ऊपर नेट कैपेसिटेंस ही आ गया। अब पोटेंशियल निकाल लो बेटा। V इक्वल टू होता है Q/C, तो टोटल चार्ज है Q और नेट कैपेसिटेंस C1 C2, पलटी मार के C1 प्लस C2 ऊपर। बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ सर।
अब ये हो गया अपने पास टोटल चार्ज, ठीक ना। तो अब हमें निकालना है V हो गया। नाउ चार्ज ऑन सेकेंड कैपेसिटर, ये क्या है अपने पास बच्चों, टोटल पोटेंशियल। ये अपने पास है टोटल पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। यस सर। ओके, ये कॉमन पोटेंशियल हो गया है। अब आपके पास देखिए ये सीरीज में चार्ज लगा हुआ है ना, तो कॉमन पोटेंशियल है। नाउ चार्ज ऑन द सेकेंड, ओके, चार्ज ऑन द सेकेंड कैपेसिटर Q डैश। एक डाउट यहाँ पे मेरे मन में आ रहा है कि सीरीज में तो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होती है। यस सर। सीरीज में चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होती है, तो यहाँ पे ये काटा हुआ भी है, मतलब क्रॉस किया गया है। अब इसने तो ये पैरेलल का रूल लगा दिया है। अब चार्ज ऑन द सेकेंड कैपेसिटर इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड बाई C1 प्लस C2। इसके बाद इसने कुछ छोड़ दिया यहाँ से इस बच्चे ने। क्यों भाई, चार्ज तो सेम जाएगा ना सीरीज में, बोलो हाँ। हाँ सर। तो जितना पहले को मिलेगा चार्ज उतना इक्वल दूसरे को मिलेगा। तो ये यहाँ पे इस बच्चे ने गलत कर दिया बेटा। चार्ज ऑन द सेकेंड कैपेसिटर दोनों में सेम चार्ज जाएगा। फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों में चार्ज सेम जाएगा, है ना। हाँ सर। तो चलिए यहाँ पर ये गलत भी हो गया, ये काटा भी है, ये बोर्ड्स ने काटा हुआ है। ओके चलिए देखिए यहाँ पे मार्किंग भी दे करके फिर गलत हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्लियर हो गया, अगला वाला नहीं हुआ। यस सर। चलो अगला वाला देखिए। अगले वाले में क्या है, चार्ज इन द सीरीज कैपेसिटर इन सीरीज में। तो पहले क्या गया था कि कैपेसिटर को सीरीज में लगाया गया था, है ना। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। तो भैया V तो कांस्टेंट है दोनों केस में, हाफ भी कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी जो जाएगी वो कैपेसिटी के रेशियो में ही जाएगी। तो पहली C सीरीज निकाल लो। C सीरीज 1/3 1/3 1/3 मतलब 1 माइक्रोफैरड। बोलो यस। यस सर। C सीरीज Yes, इक्वल टू sir. 1 माइक्रोफैरड। कॉम्बिनेशन में 3 + 3 + 3 9 माइक्रोफैरड। बोलिए यस। यस सर। एनर्जी इक्वल टू 1/2 C सीरीज V स्क्वायर अपॉन 1/2 C पैरेलल V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, आंसर C सीरीज अपॉन C पैरेलल। C सीरीज कितना आया है 1 और C पैरेलल कितना आया है 9। आंसर विल बी 1:9। आया समझ में बच्चों की नहीं आया? आ गया सर। गुड, यस ठीक है ना बच्चों। ये पूरा पेपर आपको करके मेरे को भेजना पड़ेगा, है ना। इसको करने के बाद मैं पूरा पेपर मैं करा रहा हूँ, फिर आप करके भेजेंगे एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ओके देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो डुअल नेचर का है। पढ़ो बेटा क्वेश्चन। डिफाइन Define the term intensity of radiation in photon picture. इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये होती है। आगे पढ़ो। प्लॉट अ ग्राफ Plot a graph showing the variation of photocurrent versus collector potential for three different intensities, I1 greater than I2 greater than I3, two of which I1 and I2 have the same frequency nu, and the third frequency V nu1 is greater than nu. ओके मतलब I3 की फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। तो अगर I3 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका पीछे जाएगा, मतलब कलेक्टर पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा। थर्ड पढ़ो। एक्सप्लेन। Explain the nature of the curves on the basis of Einstein's equation. चलिए आइंस्टाइन इक्वेशन के आधार पे नेचर कर्व का नेचर एक्सप्लेन करना है। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया? तीनों पार्ट आ गए समझ में? सर सेकंड पार्ट एक बार फिर से सेकेंड पार्ट में समझा बेटा कह रहा है कि आपके पास आपको वेरिएशन दिखाना है फोटो करंट का कलेक्टर पोटेंशियल के, मतलब कलेक्टर पोटेंशियल मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3, मतलब जिसमें I1 सबसे बड़ी इंटेंसिटी है, उससे छोटी I2, उससे छोटी I3। तो आपको पता है बच्चों की I1 सबसे बड़ा है, मतलब I1 की करंट सबसे ज़्यादा बनेगी, I2 की करंट उससे कम बनेगी और I3 की करंट उससे कम बनेगी। बोलो हाँ, बोलो यस। हाँ सर।
अब I1 और I2 हैव द सेम फ्रिक्वेंसी। सेम फ्रिक्वेंसी मतलब दोनों के जो फोटो जो दोनों की फ्रिक्वेंसी है वो सेम है, तो इसकी मतलब एनर्जी जो जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए सेम होगा। बोलो यस। Yes, sir. और तीसरे वाले की जो फ्रिक्वेंसी है न्यू1 वो उनसे ज़्यादा है, तो बेटा ये ज़्यादा चुलबुल है ये वाला, तो इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और पीछे होगा। बोलो यस कि नो। Okay, sir. ये ज़्यादा हल्ला मचा रहा है ना ये वाला थर्ड वाला बेटा। Yes, sir. I1 I2 एरिना को नहीं आया समझ में। सर हाँ बोलिए। सर लास्ट वन पे एक्सप्लेन कीजिए सर, मेरे चलिए। को थोड़ा सा चलो देखो बेटा, कंफ्यूजन हो रहा देखो है। बेटा I1 I2 I1 देखो फ्रीक्वेंसी क्या दी गई, सॉरी इंटेंसिटी I1 I2 I3। बोलो हाँ। हाँ सर। मतलब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा करंट, तो सबसे ज़्यादा करंट किसकी होगी, I1 वाले की, फिर I2, फिर I3। बोलो हाँ। हाँ सर। अब इनका कह रहा है I1 I2 की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब दोनों का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो सेम होगा कि नहीं होगा। यस सर सेम होगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है I1 वाले की, I3 वाले की, हाँ सर। तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। सर और ज्यादा होगा। वही तो है, तो पीछे भाग तो रहा है देखो। अच्छा सर, हाँ अब समझ में याद आ आया? गया। यस सर, यस सर। चलिए श्रुति पढ़िए, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। Intensity of radiation refers to the number of photons striking the metal surface per unit time. बस मैंने भी यही बताया था, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। व्हाट इज एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू। एच न्यू को क्या बोलते हैं, फोटोन की एनर्जी, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बोलो यस। Yes, sir. अगला अब देखो बेटा, I1 और I2 ज़्यादा करंट I1 की थी, मगर दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम थी, इसलिए दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। बोलो यस। यस सर। I3 Yes, वाले sir. की इंटेंसिटी तो सबसे कम है, तो करंट कम होगी, मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ज़्यादा चुलबुल इलेक्ट्रॉन है। बोलो यस। यस सर। और ये कलेक्टर Yes, sir. पोटेंशियल है, इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल स्केल। डन। डन Done, सर। sir. फ्रीक्वेंसी ऑफ द I3 न्यू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ I1 I2। चलिए तो ये क्वेश्चन भी बन गया बच्चों आपसे। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई, कह रहा आइंस्टाइन फोटो एनर्जी इक्वेशन के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। तो चलिए भाई, आइंस्टाइन का एनर्जी का इक्वेशन क्या था, हाफ mv² इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। था कि नहीं था। Yes, sir. था. पढ़िए श्रुति। सिंस द इंटेंसिटी, Since the intensity of I1 is greater than I2 is greater than I3, the photocurrent due to the intensities will also be in the same order. सही बात है, Greater जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा उसकी सबसे ज्यादा करंट। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, ग्रेटर विल बी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड एंड हैंस thus द ग्रेटर द स्टॉपिंग पोटेंशियल। बोले यस कि नो। Yes, sir. यस सर। हाँ, इसीलिए इफ इन केस न्यू1 इज ग्रेटर देन न्यू1 मतलब थर्ड वाले की, जो अपना ये जो था सबसे नीचे वाला, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, न्यू1 थी। यस, सो न्यू1 इज ग्रेटर देन न्यू, देयरफॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.2 इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर 0.1। बेटा इस प्लेस को दे दिया 0.1 V01 और इसको दे दिया VO2। समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. क्लियर है एक्सप्लेनेशन कि नहीं है क्लियर। Clear है, sir. ओके, क्लियर है। बहुत अच्छे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, श्योर फॉर एग्जाम, इस बार आने की पक्की गारंटी है। पढ़िए एरिना, एक्सप्लेन। Explain briefly the process of emission of light by a light emitting diode, LED. Second, which semiconductors are preferred to make LEDs and why? गैलियम Third. आर्सेनाइड। नेक्स्ट। Third, give two advantages of using LEDs over conventional incandescent lamps. चलिए तो एलईडी से पूरा जितनी एलईडी होती है सब कुछ दे दिया, पूरा एलईडी दे दिया है। चलिए तो अब एलईडी में आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ इसमें बोली गई है क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट बाय लाइट एमिटिंग डायोड।
तो बच्चों लाइट एमिटिंग डायोड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है, बदले में लाइट एनर्जी देता है। चलिए समझाते हैं, एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड। बच्चों लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी इज फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन डायोड। बच्चों कॉपी में लिखते जाओ मेरे साथ, लिखो लाइट एमिटिंग डायोड इज अ फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड इज अ फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन डायोड। अब बच्चों बनाओ, कैसे बनाओगे देखो बेटा, एक पी लेयर ले लो नीचे की तरफ, एक पी लेयर ले लो नीचे की तरफ, पी लेयर ले लिया आपने, ठीक ना, ये पी लेयर है, इतने अमाउंट में पी लेयर है। ऊपर की तरफ मेटेलिक कांटेक्ट कर दो, इसको डैश 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 कर दो। डन, डन सर। बच्चों यहां पे एन लेयर ले लेना, कुछ इस तरीके से ऊपर उठा के, ये ऐसी और ये ऐसी, और ये विंडो छोड़ देना जरूर, उसी से लाइट निकलेगी, और ये एन लेयर, और ऊपर भी मेटेलिक कांटेक्ट के लिए ये डार्क डार्क ब्लैक ब्लैक सा कर दो। हाँ याद रखिएगा, एलईडी हमेशा फॉरवर्ड बाइस पे काम करती है। फॉरवर्ड बाइस मतलब P मटेरियल प्लस से और N मटेरियल माइनस से, तो P को प्लस से टच कराओ और नेगेटिव को N से। कैसे, एक रेजिस्टेंस का यूज़ करो, एक की लगा दो और ऊपर से ये कनेक्ट करते हुए जोड़ दो, और करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये करंट जान दो, बाहर से करंट जान दो, ये गई करंट इसके अंदर। डन, बना लिया बच्चों? यस सर, बना लिया। एक नंबर तो आपको इसी के मिल जाएंगे डायग्राम के बड़े अच्छे से। चलिए अब आगे बताते हैं। व्हेन अ सुटेबल पोटेंशियल इज अप्लाइड, लिखते जाओ मेरे साथ, लिखो लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी इज अ फॉरवर्ड बाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड। इट इज अ व्हाट, फॉरवर्ड बाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड। ये एक फॉरवर्ड बाइज्ड पीएन जंक्शन डायोड है। When a suitable potential is applied, जब एक सुटेबल पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेटेड इमीडिएटली। फॉरवर्ड बाइस में क्या जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होते हैं, विच रिलीजेस ए फोटॉन ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड। Electron hole pairs generated immediately, which releases a photon of the energy released. लिखो, if the wavelength of the photon is such that, if the wavelength of the photon is such that, अब फोटॉन निकलेंगे तो फोटॉन क्या होते हैं, वेवलेंथ पार्टिकल होते हैं, सच दैट इट लाइज इन द वेवलेंथ रीजन, इट लाइज इन द वेवलेंथ रीजन ऑफ विजिबल लाइट, we can actually see the color of photon emitted. ठीक है ना। तो भैया वेवलेंथ यानी फोटोन की एनर्जी को कौन कंट्रोल करेगा, लगाया गया पोटेंशियल। तो आपके लगाए गए पोटेंशियल के हिसाब का फोटोन निकलेगा। सो लिखो, दिस इज केप्ट इन माइंड, दिस इज केप्ट इन माइंड एंड द पोटेंशियल इज अप्लाइड एज सच। इस बात को ध्यान में रखते हुए पोटेंशियल हिसाब से अप्लाई किया जाता है। एज सच। डन, आया समझ में बच्चों? यस सर, डन। ओके, Yes. बहुत बढ़िया लिखा है इसने।
घुमा दिया जांचने वाले को। अपनी बातों को बहुत छोटे में कंप्लीट कर दिया कि वोल्टेज उतना लगाओ, जैसा वोल्टेज लगाओगे वैसा आपको उस लेवल का वेवलेंथ मिलेगा। चलिए सेकंड मैंने बोला था क्या यूज़ करते हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, लिखिए कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर यूज नहीं करते जैसे गैलियम आर्सेनाइड। कंपाउंड सेमीकंडक्टर आर यूज फॉर मेकिंग एलईडी। Compound semiconductor are used for making LED because the band gap of semiconductor used must be such that the photon emitted must have an energy nearly that of the visible light। मतलब जो फोटोन निकलेगा, क्यों निकलेगा, कंडक्शन बैंड और एनर्जी वैलेंस बैंड के गैप के इक्वल होगा। तो ये गैप इतना होना चाहिए जिसकी एनर्जी किस रेंज में आनी चाहिए, विजिबल रेंज में। सो विजिबल रेंज के लिए क्या होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट, नियर अबाउट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रट लो। मतलब विजिबल रेंज में आने के लिए जो फोटोन की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ओके, अगर आप एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हो तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का जो बैंड गैप होता है वो कितना होता है, 0.72 होता है सिलिकॉन के लिए। उल्टा लिख दिया इस बच्चे ने, 1.1 होता है सिलिकॉन के लिए और 0.7 होता है जर्मेनियम के लिए। उल्टा लिख दिया यहाँ पे बच्चे ने, 1.1 होता है सिलिकॉन के लिए और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 1.8। लिखो, बट सच बैंड गैप्स आर नॉट फाउंड इन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। But such band gaps are not found in elemental semiconductor. For silicon it is 0.72 electron volt and germanium it is 1.1। बेटा उल्टा कर लेना, 0.72 होता है जर्मेनियम के लिए और 1.1 होता है सिलिकॉन के लिए। ये देखो क्लियर हो रहा है। मतलब जांचने वाले ने फिजिक्स के कंसेप्ट मतलब रटा नहीं है, मैं भी कौन सा रट के जाता हूँ, कौन सी सारी चीज़ें सबको याद रहती हैं। मतलब इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया, नंबर नहीं काटे उसने। सिलिकॉन का होता है बच्चों कितना, 1.1 और जर्मेनियम का जो बैंड गैप होता है वो 0.7 होता है। समझिए रीना? यस सर। सो कंपाउंड सेमीकंडक्टर सच एज गैलियम आर्सेनाइड आर यूज्ड फॉर मेकिंग एलईडी। डन। बोलो। डन सर। अच्छे से लिख लिया ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है इस बार ये आएगा। VIMP थ्योरेटिकल है, इस बार थोड़ा सा पेपर में थ्योरी डाली जाएगी। बच्चे न्यूमेरिकल, थोड़ा सा पेपर न्यूमेरिकल नहीं बनना चाहिए। चलो थोड़ी थ्योरी ज़्यादा रहेगी। क्लियर बच्चों? यस सर क्लियर है। चलिए, एडवांटेज ऑफ LED नंबर 1 हाई लाइफ एंड, ये क्या लिखा है यार, हाई लाइफ एंड रिजिडनेस, और दूसरा लो पावर कंजम्पशन। हाँ ये तो मुझे पता नहीं बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, रगडनेस जैसे कुछ लिखा हुआ है, RUGGEDNESS। मैं तो नहीं जानता इसका मीनिंग क्या होता है। बच्चों लिख लो हाई लाइफ, हाई लाइफ, दूसरा लो पावर कंजम्पशन, लो पावर कंजम्पशन, ठीक है ना, हाई लाइफ। और मेरी तरफ से लिख लो लेस हीट लॉस, इसका जो हीट लॉस होता है वो बहुत कम होता है। हैं बच्चों? यस सर। यस सर। चलिए बहुत अच्छे।
तो हम 14 क्वेश्चन करके अब 15 क्वेश्चन पे आ रहे हैं। पढ़िए श्रुति 15 क्वेश्चन। A capacitor of unknown capacitance, a resistor of 100 ohm, and an inductor of self-resistance L is equal to 4 by pi square Henry are connected in series to an AC source of 200 volt and 50 hertz. Calculate the value of capacitance and the impedance of the circuit when the current is in phase with the voltage. Calculate the power dissipated in the circuit. ओके बच्चों, देखिए जी, बना लीजिए एक LCR सर्किट आपके पास। एक कैपेसिटर है, एक अननोन कैपेसिटेंस है, ये फाइंड करना आपको। रजिस्टर 100 ओम का है, इंडक्टर जो है इतने का दिया हुआ है, कनेक्टेड टू ए सीरीज AC सोर्स 200 वोल्ट के RMS वोल्टेज से टनाटन सप्लाई ले रहा है। ये 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस एंड इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट व्हेन सर्किट इन फेज विद द वोल्टेज। आहा, मतलब भैया रेजोनेंस कंडीशन अप्लाई हो रही है, क्योंकि एक ही जगह पे करंट और वोल्टेज जब सेम फेज में होते हैं तो एंगल ऑफ फेज इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब बच्चों क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी लगेगा। एक्सएल मतलब ओमेगा एल इक्वल टू 1 ओमेगा सी, ये लगेगा बच्चों इसमें। कैलकुलेट द पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट। अब इस समय पावर डेसिपेटेड क्या होगी, ये दोनों तो खाते नहीं है, मतलब पूरा का पूरा कौन खाएगा, रेजिस्टेंस ही खाएगा, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इस समय जो पावर डेसिपेटेड होती है P इक्वल टू होती है V²/R। चलिए अब पूरी कहानी आपको डायग्राम में क्वेश्चन में समझाता हूँ। बच्चों ये आया समझ में कि नहीं आया? यस सर, आ गया। Yes, sir, आ गया। चलो जी, तो क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये देखिए जी, लिख लो पैरामीटर पहले, क्वेश्चन के हाथ पैर पूरे लिख लो बच्चों। रेजिस्टेंस 100 ओम, इंडक्टर 4/π² हेनरी, कैपेसिटर का पता नहीं, VRMS 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50, C का पता नहीं, इम्पीडेंस का पता नहीं, एंगल ऑफ फेज 0 डिग्री, पावर का पता नहीं। ठीक है ना? डन, लिख लिया? यस सर, डन। चलो पहली धमकी देखो, कह रहा करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, मतलब कौन सी कंडीशन, रेजोनेंस, यानी XL इक्वल टू XC। XL बोले तो ओमेगा L और XC बोले तो 1 ओमेगा C। बच्चों XL इक्वल टू XC, देखो L ओमेगा कितना दिया बच्चों, 2πf होता है ओमेगा इक्वल टू 2πf, लीनियर फ्रिक्वेंसी दी गई है 2π50 इक्वल टू C, X इक्वल टू ओमेगा C 1/2π50। बेटा सॉल्व कर लिया, C की वैल्यू 10⁻⁴/4 यानी कि 25 माइक्रोफैरेड। देखो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। भैया इस समय पे रेजोनेंस कंडीशन पे Z क्या होता है, केवल R ही तो होता है, क्योंकि XL और XC तो एक दूसरे को काट खाते हैं, तो R होगा। तो बेटा केवल Z इक्वल टू कितना होगा, 100 ओम। 100 तो ओम। IRMS करंट कितनी निकलेगी, I इक्वल टू VRMS लगाया 200 और रेजिस्टेंस काम करेगा 100, तो आंसर लिखो बेटा 2 एम्पियर करंट। बोलो यस। यस सर। यस सर। पावर का फॉर्मूला बच्चों P इक्वल टू VI cos थीटा। cos थीटा कितने डिग्री, 0 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ फेज 0 है, तो cos 0 हो गया 1, V हो गया 200, करंट हो गई 2, आंसर 400 वाट। 4 में से 4। डन सर। समझ में आया अच्छे से? यस Yes. सर। पक्का आएगा बच्चों इस टाइप का एक क्वेश्चन, हर बार आता है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि ना आए। चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए रीना। फॉर अ ग्लास प्रिज्म, For a glass prism, mu is equal to √3. The angle of minimum deviation is equal to the angle of the prism. Calculate the angle of the prism. Second, draw ray diagram when incident ray falls normally on one of the two equal sides of a right-angled isosceles prism having refractive index mu is equal to √3. चलिए ऑप्टिक्स, दूसरे वाले क्वेश्चन पे तो कुछ बहुत ही खतरनाक वाली ऑप्टिक्स लगाएंगे, अच्छी वाली ऑप्टिक्स है। पहला कह रहा है एक ग्लास प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू √3 है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बात है, मतलब डेल्टा एम इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल है ना। आपको कह रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है, मतलब ए फाइंड करना है, तो भैया डेल्टा एम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
डेल्टा एम का आपको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला यदि बनेगा तभी आपको ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए करते हैं बच्चों, लिखिए बच्चों, म्यू इक्वल टू √3, म्यू इक्वल टू √3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू √3 है। डेल्टा एम इक्वल टू ए गिवन हुआ है, डेल्टा एम इक्वल टू ए है, गिवन है, देखिए कि डेल्टा एम इक्वल टू ए है, ओके, एंड ए आपको पता करना है। तो देखिए फॉर्मूला बच्चों, म्यू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2, ये होता है बच्चों, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2। बच्चों फॉर्मूला याद कर लो, ये होता है प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, मैंने प्रूफ भी कराया था आप लोग को, बहुत बड़ा फॉर्मूला था। म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन ए बाई 2, लिख लो इसको घर में कहीं किसी दीवार के ऊपर लिख लो, ऐसे फॉर्मूले लिख लेने चाहिए जैसे गलती से दिखा ही जाए वो। ठीक, यस सर। बेटा डेल्टा एम की कंडीशन ए के इक्वल दी गई, तो अपन को एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है, तो अपन डेल्टा एम को गायब कर देते हैं, तो डेल्टा एम की जगह ए रख दो, ए प्लस ए हो गया 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2। नोट करो, साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2, बेटा √3 साइन ए बाई 2 इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, बेटा साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल, हाफ एंगल में तोड़ दिया, आंसर ए इक्वल टू 60 डिग्री। डन, डन सर। वेरी गुड, यस सर। चलिए भैया अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में है कि बताइए, अगर ड्रॉ द रे डायग्राम व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द वन ऑफ द 2 इक्वल साइड्स ऑफ द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए भैया, मतलब हालात ऐसे हैं, ये ले लो एक राइट एंगल इक्विलेटरल आइसोसेलेस प्रिज्म है, और यहाँ से रे आ रही है, यहाँ से रे आ रही है, ठीक है, ये रे यहाँ से आ रही है। आपको बताना है कि ये जो रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू, इसको ऐसा ना लो, रे को बच्चों यहाँ से गिरा दो, यहाँ से, तो बढ़िया रहेगा, यहाँ से। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपको ये नॉर्मल मिल जाएगा, ये देखिए, तो ये नॉर्मल है, ठीक है ना, यहाँ से ये नॉर्मल है, ठीक है। कह रहा ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली, अच्छा रे नॉर्मली मेरे गिर रही है, तब तो ऐसे गिराना पड़ेगा बच्चों रे को, अपन को ये गिर रही है नॉर्मली, तो ये अपनी सरफेस है। कह रहा ड्रॉ द रे डायग्राम व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन वन ऑफ द 2 इक्वल साइड्स, अब इक्वल साइड पे गिराना था, मतलब ये भी गलत हो गया, मतलब रे को अपन को या तो यहाँ गिराना पड़ेगा या तो यहाँ गिराना पड़ेगा। 2 इक्वल साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू √3। तो बच्चों एक काम अपन ये कर सकते हैं कि इस प्रिज्म को अपन जो है ऐसे बना लें, ये ऐसा, ये ऐसा बना ले, और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों क्या दिया गया, म्यू इक्वल टू √3 है। हम इसका क्रिटिकल एंगल निकालते हैं बच्चों, क्रिटिकल एंगल से पता चलता है कि रेस का क्या होगा टेंडेंसी। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी, तो आई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू, 1 बाई म्यू, तो 1 बाई √3, बेटा 1 बाई √3 कितना आता है, 0.5773, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। चलो अब बच्चों समझो ये कैसे करा है इसने, 35.3 कैसे करा है, ये रट के गई होगी जो भी है। तो अब इसको कैसे करा होगा, देखो साइन इनवर्स अगर 0.5 होता, 0.5 मतलब 1/2 मतलब 30 डिग्री, बोलो बच्चों यस और नो। यस सर। ये 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.5779 है, तो इसने क्या करा कि इसको 35 लिख दिया, लगभग। ओके, ऐसा कोई रट के नहीं जा सकता है, समझ में आ गया। यस सर। 35 मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो इसका क्रिटिकल एंगल निकल रहा है वो 35 डिग्री है। अब आपके पास क्या कह रहा है, जो रेज आ रही है नॉर्मली आ रही है, मतलब जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 डिग्री है। तो बताओ बच्चों 90 डिग्री 35.3 से ज़्यादा है कि कम है? सर ज़्यादा है। अरे तब क्या होगा, भूल गए बच्चे,
Total internal reflection. ऑब्वियसली reflection. व्हेन इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट आएगी यहाँ पे, देखो ये तो नॉर्मली निकल जाएगी, रिफ्रैक्शन डेंसर टू रेयर में होगा, तो ये लाइट आई यहाँ पर आई। बेटा ये एंगल 90 था, बोलो हाँ। हाँ सर। ये मैंने अभी अभी बताया था कि 90 यहाँ ले लेना, नहीं तो डायग्राम बनाने में दिक्कत आएगी। तो ये भी होगा 45, तो ये भी होगा 45, तो ये वाला एंगल कितने से आएगा, 45 से आएगा। यस सर। तो लाइट को TIR करने के लिए जितना इंसिडेंस एंगल है उतनी रिफ्लेक्शन एंगल से लाइट निकल जाएगी, बोलो यस। ये होगा इसका Yes, एग्जैक्ट sir. डायग्राम। बना लो बच्चों एग्जैक्ट डायग्राम। मजा आ गया, वाह बहुत शानदार क्वेश्चन। श्रुति आया मजा कि नहीं आया? सर बहुत ज्यादा मजा आया, अच्छा था। हाँ चलिए, ये हो गया। ये लाइट आई तो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, नॉर्मल आएगा, क्योंकि नॉर्मल में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। ये लाइट आ गई यहाँ पे, ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 होना पड़ेगा। नॉर्मल है तो ये भी 45, तो 45 से आएगी तो 45 से जाएगी, खड़ाक निकल गई लाइट। डन बच्चों? डन सर। डन। चलिए जी, अगला क्वेश्चन न्यूक्लियाई का है बच्चों। मैंने आपको न्यूक्लियाई पढ़ाया नहीं है, मुझे न्यूक्लियाई आपको पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 17, बट मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूक्लियस केमिस्ट्री ठीक ठाक से हो जाती है। चलो, प्लॉट अ ग्राफ, पढ़ो बेटा। Plot a graph showing the variation of binding energy per nucleon as a function of mass number. Which property of nuclear force explains the approximate constancy of binding energy in the range A is greater than 30 and less than 170? How does one explain the release of energy in both the processes of nuclear fission and fusion from the graph? चलिए, शुद्ध शुद्ध क्या है, आपकी बुक में एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व बना हुआ है, वो पूरा का पूरा रट के जाना है, वो कर्व वो बना देना है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ खींचने के मार्क्स हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ बताया गया और 30 से लेके 170 एटॉमिक नंबर के बारे में बताना है। कोई एक रीज़न होता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो बच्चों क्या है, एक स्केल बनेगा बाइंडिंग एनर्जी का और एक स्केल बनेगा एटॉमिक नंबर का। तो देखो कैसा आता है इसका ग्राफ, पूरा ग्राफ ही बनाने को दे दिया गया। ये देखिए जी, ये है ग्राफ, ये देखिए ये है ग्राफ। तो ग्राफ के सीधे 1.5 नंबर दे दिए हैं, यहाँ पे दिख रहा है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे अपने पास है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। जो मैक्सिमम एनर्जी जाती है बच्चों वो 8.8 जाती है। ये देखिए आयरन की होती है बच्चों मैक्सिमम एनर्जी। मैं आपको समझा देता हूँ, मतलब जो सबसे ज़्यादा मजबूत न्यूक्लियस होता है, बंधा हुआ न्यूक्लियस, जिसके न्यूक्लियन सबसे मस्त बंधे होते हैं, वो होता है आयरन का। ओके सर। ठीक है ना। ये डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है, सेकंड पार्ट में बुक में न्यूक्लियाई है, उसमें देख लीजिए बेटा। हीलियम हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद ऊपर आता है, ये बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाती है। ये कुछ पीक्स यहाँ पे आते हैं ऐसे ऐसे करके, वो याद कर लीजिएगा। फिर ये एनर्जी बढ़ती है, फिर ये हल्की सी कम होती है बस, फिर ये निगेटिव में थोड़ी सी जाती है, बस ये ग्राफ है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2-3 बार। मैं जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो डिटेल में इसके बारे में बात भी करूंगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। सबसे ज़्यादा आयरन का न्यूक्लियाई स्टेबल होता है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए अब इस पर बातें कर लेते हैं बच्चों। अप्रॉक्सीमेट क्या लिखा है, कंसिस्टेंसी। यहाँ पे which property of nuclear force explain the approximate consistency of binding energy range 30 to 170? Which property of nuclear force explain approximate consistency of binding energy per nucleon from a 30 to 170 explained by the fact that nuclear force is short ranged force. Approximate consistency of the binding energy per nucleon from a equals to 30 to 170 explained by the fact 30 से लेके 170 तक देखिए
यहाँ तक जो है शॉर्ट रेंज फोर्स, द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। फिर दूसरा इसमें पार्ट क्या पूछा गया है, हाउ डज वन एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन both the process of nuclear fission and nuclear fusion from the graph। ओके ओके ओके, ये इस बच्चे ने क्या लिखा है, ये कुछ गड़बड़ सा हो रहा है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। अप्रॉक्सीमेट कंसिस्टेंसी की स्पेलिंग भी सही नहीं है, कॉन्स्टेंसी जैसा कुछ है ना। कंसिस्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फ्रॉम ए इक्वल टू 30 to 30 एक्सप्लेन बाई द फैक्ट दैट न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। अच्छा, रट्टा हुआ कॉन्सेप्ट है ये। चलिए आप लोग भी लिखिए, न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, लिखिए अप्रॉक्सीमेट कंसिस्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, रटा हुआ क्वेश्चन है ये, एक लाइन में लिखिए अप्रॉक्सीमेट कंसिस्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन from A equals to 30 to 170 is explained by the fact that nuclear force is a short ranged force, by the fact that nuclear force is a short ranged force। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली। आप देखिए ये जो फ्लक्चुएशन हुआ है बेटा, ये फ्लक्चुएशन यहाँ तक 30 तक हुआ है, ये बीच बीच में छोटे छोटे पीक्स बनते हैं इसके ग्राफ के, ठीक है ना। मतलब क्या होता है बच्चों, जब आप इसका ग्राफ बनाते हो तो बाइंडिंग एनर्जी वेरी हुआ करती है एकदम से ऐसे ऐसे, मगर 30 से लेकर के 170 तक बाइंडिंग एनर्जी में फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं आता है ये, तो इसको बोला गया है कंसिस्टेंट जोन। तो इस कंसिस्टेंसी का रीज़न पूछा है, तो इस कंसिस्टेंसी का यहाँ पर जवाब दिया बच्चे ने कि इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बाय द फैक्ट दैट न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। लिखो 30 to 170 इज एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट न्यूक्लियर फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। बस आप भी लिख लो, इसका ज़्यादा जवाब मैं इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जब आपको पढ़ा दूंगा तब दे दूंगा। तो 30 से लेकर के 170 तक की कंसिस्टेंसी के बारे में पूछा गया, लगभग यहाँ पे आएगी। क्लियर हुआ? कुछ कुछ बच्चों नहीं हुआ? हाँ सर, हो गया। अब दूसरा सवाल इसमें Yes, है, sir. दूसरा सवाल इसमें है कि हाउ डज वन एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन बोथ द प्रोसेस न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ की मदद से न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को एक्सप्लेन करो, रिलीज ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन करो। तो चलो पढ़ते हैं। बच्चों लिखो, द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एच सीन फ्रॉम द ग्राफ इज फॉर आयरन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इतनी जोर से बंधा हुआ है इलेक्ट्रॉन एटम, न्यूक्लियॉन्स बंधे हुए हैं। लिखो ऑल एलिमेंट्स ट्राई टू अटेन दिस एज दिस इज हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल मतलब लेस एनर्जी जोन। ऑल एलिमेंट्स ट्राई टू अटेन दिस इज हाईली एज दिस इज हाईली स्टेबल, लेस एनर्जी। So the initial state has higher energy than final state. So the initial state had higher energy than final state. Energy is consumed as there is release of heat. Greater binding energy per nucleon, greater stability. So in both fusion and fission, as they attain more stability, energy is released. फिर से पढ़ देता हूँ एक बार।
द हाइएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एच सीन फ्रॉम द ग्राफ इज फॉर आयरन 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राफ में दिख रहा है। ऑल एलिमेंट्स ट्राई टू अटेन, सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट ट्राई टू अटेन लेस एनर्जी, ये वाला पॉइंट यहाँ होना चाहिए। दिस इज हाईली स्टेबल, क्योंकि लेस एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हुआ करेंगे। सो द इनिशियल स्टेट हैज़ हायर एनर्जी देन फाइनल स्टेट। सो द इनिशियल स्टेट हैज़ हायर एनर्जी देन फाइनल स्टेट, मतलब कि इनिशियल स्टेट का मतलब एनर्जी छोड़ने के पहले की स्टेट जो होगी वो ज़्यादा एनर्जी वाली होगी, और जब वो एनर्जी छोड़ चुके होंगे तो उसमें कम एनर्जी होगी, मतलब ये वाला स्टेट स्टेबल स्टेट होगी, स्टेबल स्टेट। एनर्जी इज कंजर्व्ड एज देयर इज रिलीज ऑफ हीट, ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ग्रेटर स्टेबिलिटी, सो इन बोथ फिजन एंड फ्यूजन एज दे अटेन मोर स्टेबिलिटी एनर्जी इज रिलीज्ड। बच्चों तरीके से यहाँ पे इस बच्चे ने घुमाया है, कुछ भी दे मारा है, लिख दिया है, ठीक है ना, मगर ऊपर का ग्राफ देख करके इसको जो भी मार्क्स मिल गए हैं, ठीक ना। करेक्ट रीज़न नहीं है, बस इसने ये साबित किया है, इसने ये किया है कि कोई भी न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल होने के लिए एनर्जी को रिलीज़ करता है, तो चाहे आप फिज़न करो चाहे आप फ्यूज़न करो, आपकी एनर्जी निकलेगी ही निकलेगी। बस ये बात की गई है यहाँ पे, और बाकी रीज़न कोई खतरनाक सॉलिड सा समझ में नहीं आ रहा है। तो जितना आपको समझ में आ गया ठीक बात है, मैं इसको बाकी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जब मैं आपको न्यूक्लियाई कराऊँगा, ठीक है बच्चों। यस बोलो। ओके ठीक है, ओके ठीक है जी बच्चों। एनपीएन ट्रांजिस्टर हट गया सिलेबस से। चलिए यस, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। नेम द फिनोमिनन। Name the phenomenon on which the working of an optical fiber is based. पता होगा क्या है, बताओ। ऑप्टिकल फाइबर में कौन सी इवेंट होती है? लाइट Sir, total internal reflection. एग्जैक्टली। नेक्स्ट पढ़ो। व्हाट आर द What are the necessary conditions for this phenomenon to occur? थर्ड Draw a labeled diagram of an optical fiber and show how light propagates through the optical fiber using this phenomenon. चलिए, तो ऑप्टिकल फाइबर का पूरा व्याख्यान आपको यहाँ पे करना है कि कैसे जाती है। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक इनसाइड होती है ग्लास, और एक हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बाहर ग्लास लगा होता है। अंदर वाला हायर का होता है, बाहर वाला लो का हुआ करता है, और सबसे ऊपर बाहर क्लैडिंग होती है ना। अंदर वाले ग्लास को कोर बोलते हैं। तो ये सारा कुछ आपको बना करके बताना है आपको। चलिए एरिना, आप बता सकते हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर द फिनोमेनन अकर? याद है सर? जो क्रिटिकल एंगल है, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, यस सर। and second the angle of incidence should be greater than the critical angle. क्रिटिकल एंगल। चलिए चलिए पढ़िए एरिना। ऑप्टिकल फाइबर। Optical fiber is based on total internal reflection. Second condition for total internal reflection: light must travel from optically denser to optically rarer medium. Angle of incidence must be greater than the critical angle. Exactly, angle of incidence must be greater than critical angle. अब बेटा ये बना लो जल्दी से डायग्राम। ये देखिए, ये कोर होता है, ये बाहर वाली क्लैडिंग हुआ करती है, अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हुआ करता है वो 1.57 के आसपास, और इसका ऊपर वाले का 1.47 कम होता है कुल मिलाकर के। ये पूरा सिस्टम होता है ऑप्टिकल फाइबर। अंदर वाले को कोर बोलते हैं, बाहर को क्लैडिंग बोलते हैं। ये लाइट रे आ गई, फिर इसके बाद
ठीक है ना। लाइट आएगी अपनी मर्जी से, जाएगी बाहर हमारी मर्जी से। चलिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्लैडिंग विच फैसिलिटेट्स TIR। नोट कर लो बच्चों, ये क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हुआ करता है वो कम होता है और कोर का ज़्यादा होता है, तभी तो ज़्यादा से कम की तरफ TIR तभी तो होगा। डन। डन सर। Done, sir. ओके। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के 3 उपयोगों को लिखिए। मेंशन एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। गाना सुनने में, चैट करने में और ईमेल भेजने। अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस आते हैं इसके। सर ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। हाँ, पहले था वो एक अपना चैप्टर था ना कम्युनिकेशन, वो हट गया बेटा। बढ़िया। अच्छा सर। हाँ वो हट गया। अरे वो तो, ये तो इजी क्वेश्चन है, उसमें भी अच्छे अच्छे टफ क्वेश्चन आते थे। कोई नहीं, तो मैं इसको अभी ये फिर ऐड हो जाएगा इस साल के बाद, आप 1-2 साल में पक्का ऐड हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन क्रॉप करने मेरे लिए ज़रूरी है, नहीं तो ये ऐड हो जाएगा और ये मैं पेपर डिलीट कर देता हूँ इसके बाद। ये क्वेश्चंस मेरे को तब पढ़ाने पड़ेंगे। ये देखिए कितनी मेहनत करी इस बच्चे ने, ईमेल सब बता दिया है। 2-4 तो ईमेल एड्रेस ही डाल दिए हैं इसने। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ओके, पढ़िए एरिना। 2 हार्मोनिक वेव्स। 2 harmonic waves of monochromatic light, y1 is equal to a cos omega t and y2 is equal to a cos omega t plus phi, are superimposed on each other. Show that maximum intensity in interference pattern is 4 times the intensity due to each slit. Hence, write the condition for constructive and destructive interference in terms of the phase angle phi. तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की फेज एंगल के लिए लिखना है और आपको बताना है कि शो दैट द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 4 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू ईच स्लिट। आपको बताना है कि जो आई मैक्स निकलेगी वो ईच स्लिट के इंटेंसिटी की कितनी होगी, 4 गुना। अच्छी बात है भाई। देखिए आपको याद होगा बच्चों, मैंने लिखाया था I प्रोपोर्शनल टू A का स्क्वायर, बोलो याद है? हाँ सर याद है। तो I Yes, sir, मैक्स याद है। जो हुआ करता था बच्चों, आपको याद होगा I मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू A प्लस B का होल स्क्वायर। हाँ सर। तो बेटा इसमें जो होगा I मैक्स, इसका भी एम्पलीट्यूड A है और इसका भी एम्पलीट्यूड A है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दौरान A प्लस A का होल स्क्वायर मतलब 2A का होल स्क्वायर, बोलो हाँ। हाँ सर। दैट इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। क्लियर? यस सर। तो अगर Yes, sir. अगर I1 इक्वल टू KA स्क्वायर था तो ये 4KA स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 गुना ही तो हो गया। याद आया? Yes, sir. हाँ, अब इसको सिस्टमेटिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए एक तो सवाल पूछा है कि सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो शो करो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी पैटर्न की वो 4 गुना उसके इंडिविजुअल इंटेंसिटी के होगी। चलो ठीक है, और कंडीशन दिखानी है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की इन द टर्म्स ऑफ फाई। बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो हम कर देते हैं। पहला अपने पास वेव क्या है भाई? पहली वेव है y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, दूसरी है a cos ओमेगा टी प्लस फाई। दोनों को लड़ा दो। y इक्वल टू a cos ओमेगा टी, दूसरी वेव y इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस 5। नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू दोनों का सम a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी प्लस 5। a कॉमन ले लो बच्चों, तो cos ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी प्लस 5, cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos ऑफ c माइनस d बाई 2, तो q cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2 cos 5 बाई 2। ठीक है बच्चों, क्या बन गया? देखो ये मैग्नीट्यूड में चला गया, ये मैग्नीट्यूड में चला गया, और cos 5 बाई 2 भी मैग्नीट्यूड में चला गया क्योंकि पूरा का पूरा कांस्टेंट है, और ये बन जाएगा बच्चों टाइम का टर्म cos ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2। चलिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी होने के लिए इसको कितना होना चाहिए? 1। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए cos ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2 इक्वल टू 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 1 होती है cos की।
तो इसके 1 होने के लिए ये क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, 0, बिकॉज cos 0 इक्वल टू 1। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा 2 शुड बी इक्वल टू -5/2। ओके बच्चों जी, चलिए अगला बच्चों, अब आप जानते हो कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना दिख रहा है बच्चों, 2a cos 5/2। तो 2a cos 5/2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आई, क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर करो 4 a स्क्वायर प्रोपोर्शनल में चलेगा बच्चों, 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, यस सर। ओके 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 ओके। चलिए cos स्क्वायर 5/2। अब बच्चों 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, तो बेटा यहाँ से प्रोपोर्शनल गायब कर दोगे तो क्या आएगा, i इज इक्वल टू k टाइम्स 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। बेटा देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी के समय में 5/2 इज इक्वल टू कितना है, -ωt है कि नहीं है, फॉर मैक्सिमम ये निकला था। यस सर। तो यहाँ पे Yes, हम sir. 5/2 की जगह या 5/2 की जगह अगर मैं -ωt रखूँ तो बेटा कॉस पे तो फर्क पड़ता नहीं है, चाहे तुम माइनस रखो चाहे तुम प्लस रखो, ऊपर से स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉस स्क्वायर ωt। तो बच्चों यदि इसको मैं गायब कर दूं, k को गायब कर दूं, कॉस स्क्वायर को गायब कर दूं, तो देखो यहाँ पे 4 आ गया कि नहीं आ गया, रुक जाओ ऐसे नहीं समझोगे। i इज इक्वल टू k इंटू 4 इंटू ये क्या था बेटा, a cos ωt का होल स्क्वायर, यस और नो। यस सर। तो क्या निकला बच्चों, 4 गुना ही तो है, 4 गुना 4 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर cos स्क्वायर ωt। Yes, sir. मतलब इन्हीं जो फाइनल Yes, sir. इंटेंसिटी है वो इनिशियल इंटेंसिटी का कितने गुना है, 4 गुना। यस सर। क्लियर हुआ ना, यस। अब इसने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखा है, इंटेंसिटी ड्यू टू द फर्स्ट वेव। अगर पहली वेव का मैग्नीट्यूड देखा जाए बेटा तो आई प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होता है, तो पहली वेव का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, a स्क्वायर। कहाँ a स्क्वायर, इससे देख लो, ये देखो a है मैग्नीट्यूड इसका और a है मैग्नीट्यूड इसका, बोलो यस। यस सर। तो पहली वेव का मैग्नीट्यूड है a स्क्वायर, दूसरी वेव का मैग्नीट्यूड है k स्क्वायर, तीसरी वेव का मैग्नीट्यूड कितना है 4ka स्क्वायर। ठीक है, जो मतलब Yes, sir. इंटरफेरेंस वेव निकली है, इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस दैट विल बी इक्वल टू 4ka स्क्वायर। आया ना, हाँ सर। यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी निकली है मैक्सिमम कंडीशन पे, दैट इज इक्वल्स टू 4ka स्क्वायर। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या थी, मुझे ये समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली फार्मूला लगा देता, a प्लस a का स्क्वायर कर देता तो 4 आ जाता कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। देयरफॉर, चलिए अच्छी बात है भाई, देयरफॉर इंटेंसिटी ड्यू टू मैक्सिमा इज 4 टाइम्स द इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स। मोर ओवर जनरली मैक्सिमम इंटेंसिटी इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। सो I max इक्वल्स टू 4I0, 4I0। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। जनरली मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज एंगल का डिफरेंस 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो इज इक्वल्स टू 4I0, आई मैक्स इक्वल्स टू 4I0। ठीक है, बार बार उसी बात को। अब चलिए कंडीशन बना लेते हैं बच्चों कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की, जो दूसरा पार्ट बोला है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये जो एंगल होना चाहिए कॉस का, ये फेजर एंगल जो है कितना होना चाहिए, 1 है ना। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए बेटा इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए श्रुति ये जो एंगल होना चाहिए बीच का, ये जो एंगल होना चाहिए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। होना चाहिए सर। तो 1 होना चाहिए, ओके।
सो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 1, मतलब ओमेगा टी प्लस 5/2 1 कब होता है बेटा? 2n पाई, याद आया? 2 पाई का Yes, sir, en याद है। मल्टीपल। तो ठीक है, यहाँ से 5/2 इक्वल टू 2n पाई माइनस ओमेगा टी, मतलब 5 इक्वल टू 4 पाई n माइनस 2 ओमेगा टी। ये बन गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, है ना एरिना? सर ये इंटेंसिटी के Yes, sir. भी बोला है। नहीं बेटा, इंटेंसिटी के Constructive- बाद बोला है, ये देखो लिखा हुआ है, कह रहा है हैंस राइट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द टर्म्स ऑफ फेज एंगल फाई। फाई के Okay, टर्म sir. में, तो ये अलग क्वेश्चन है, उसका अलग पार्ट है उसका, है ओके भाई। सर। अपन ने पढ़ा था ना बच्चों की, कंस्ट्रक्टिव में जो एंगल ऑफ फेज होता है वो एन पाई का इवन मल्टीपल होता है, पाई का इवन Yes, मल्टीपल, दैट इज इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई, यस सर। है ना? पाई 2n पाई, ठीक है ना? या इसको अपन बोला है ना। और दूसरा देखो, अगर पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल, 2 से 2 कैंसिल, n पाई, हाँ ठीक है। तो cos फाई इक्वल टू 1। अब देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर आपको मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए बेटा, तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए ये जो टर्म आ रहा है ये क्या होना चाहिए? 0। बोलो यस। यस सर। तो 0 मतलब π/2 का ऑड मल्टीपल, π/2 का ऑड मल्टीपल यानी कि 2n + 1 π/2। बोलो यस। हाँ सर। तो cos ओमेगा टी Yes, प्लस sir. 5/2 इज इक्वल टू, तो जो एंगल है ये अंदर का ओमेगा टी प्लस 5/2, दिस शुड बी इक्वल टू 2n + 1 अपॉन 2 इंटू पाई, π/2 का ऑड मल्टीपल। बोलो यस। यस सर। तो Yes, बेटा sir. 5/2 को रोक लो, तो 5/2 इज इक्वल टू 2n + 1 अपॉन 2 पाई माइनस ओमेगा टी। डन। डन सर। Done, sir. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अच्छे से? Yes, sir. Clear है. ठीक है ना? यस सर। हाँ, ये पेपर करना ही है बच्चों, 1 टाइम कर ही लेना, कल आज ही करना आप लोग को, मतलब जब भी स्टार्ट करो कल चेक कराओगे ही आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन आ गया। चलिए पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 1। Mention two properties of soft iron due to which it is preferred for making an electromagnet. इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन की 2 प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? देखिए सॉफ्ट आयरन में जो होती है रिटेंटिविटी जो होती है क्या होती है? लेस हुआ करती है। कोई प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक ना? मतलब हिस्ट्रेसिस लूप में बार बार जल्दी से मैग्नेटाइजेशन डिमैग्नेटाइजेशन हो जाता है, इसकी वजह से इसको सॉफ्ट आयरन को अपन बनाते हैं क्या? टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है ना? सेकंड पढ़ो, स्टेट। State Gauss law in magnetism. How is it different from Gauss law in electrostatics and why? चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन। पहला पार्ट, सॉफ्ट आयरन की 2 प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बच्चों। परमिटिविटी हाई होती है, मतलब मैग्नेटिज्म जो होगा बाहर से आएगा उसको बोलेगा आ जाओ स्वागत है आपका। परमिटिविटी हाई होती है, मतलब फ्लक्स को अंदर से पास होने देता है। और लो रिटेंटिविटी मतलब कि ये मॉलिकुलर मैग्नेट को इरेज करना बड़ा आसान रहता है। मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अब आपने यहाँ से पलट के नॉर्थ साउथ कर दिया तो ये फट से इरेज हो जाते हैं। मतलब इसके मॉलिकुलर मैग्नेट जो डोमेन बनते हैं ढीठ नहीं होते हैं। ढीठ समझते हो? Yes sir. हाँ ढीठ, घर में पेरेंट्स लोग डायलॉग देते हैं ना, तुम तो ढीठ हो गए हो, है ना? मेरे को तो दिन भर में 10-15 बार बोल ही देते हैं। तो ये लो रिटेंटिविटी, समझ गए? तो ये हो गया हाई परमिबिलिटी और लो रिटेंटिविटी। Yes sir. एरिना तुमने भाई को बोला तुम ढीठ हो गए हो? नहीं बोला कभी? सर भाई से ज्यादा मेरे को बोला जाता है सर। क्यों, ढीठ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे श्रुति? अरे सर एक मिनट सर, सर्च दीजिए। सर्च मत करना। Stubborn. सर, जिस पर किसी बात का असर न पड़े। सर stubborn. स्टबन, हाँ स्टबन, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। बच्चों गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म आपको मैंने पढ़ाया था कि किसी भी क्लोज लूप से जाने वाला टोटल मैग्नेटिक
फ्लक्स का सरफेस एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, 0। तो बच्चों लिख लो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म B डॉट डी एस इक्वल टू 0, याद करो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती हैं तो बेचारी निकलेंगी तो वापस तो घूम के जाना ही पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से कितना होता है, 0। तो दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। पढ़ो एरिना, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म B डॉट डी एस इक्वल टू 0, इंटीग्रल B डॉट डी एस इक्वल टू 0, पहले लिख लेना ये। अब पढ़ो बेटा, इट स्टेट्स It states that the magnetic field lines inside a closed surface is always zero. That is, lines entering it always leave it. हाँ This is different from Gauss law in electrostatics. E dot ds, integral of E dot ds is equal to q by epsilon naught. This is due to the reason that magnetic मोनोपोल्स हाँ डू नॉट do एग्जिस्ट। not exist. हाँ, इलेक्ट्रिक में मोनोपोल एग्जिस्ट करता है तो फ्लक्स बेचारा अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर कर दो तो यहाँ से फ्लक्स बेचारा निकलता ही रहेगा, वापस नहीं आएगा। मगर मैग्नेटिक में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है बच्चों, जहाँ पर नॉर्थ होगा उसी के पीछे ही साउथ होगा, तो घूम करके वापस आएगा ही फ्लक्स। तो अगर बीच में आपने यदि कोई गोला रख दिया, कोई सरफेस रख दिया, तो इससे जाने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा श्रुति? 0 सर। गुड। चलिए सेक्शन डी, 5 नंबर वाले क्वेश्चन। ओके भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। हाँ सर बेटा, अब रुक जाइए, मैं बहुत थक गई। मतलब कितने देर के लिए रुक जाऊं? सर मतलब सर 5-10 मिनट तो रुक जाइए सर फिर। 5 मिनट के लिए? हाँ सर। हाँ तो रुक जाता हूँ ना, कोई बात नहीं बेटा। चलिए बच्चों पढ़ो एरिना। During a thunderstorm, the live wire of the transmission line fell down on the ground. A group of boys passing through noticed it, and some of them wanted to place the wire by the side. As they were approaching the wire and trying to lift it, Hari noticed it and immediately pushed them away to prevent them from touching the wire. 2 of them got hurt in the process. Hari took them to a doctor to get medical aid. Based on the above paragraph, answer the following. Write 2 values which Hari displayed during the incident. Why is it that a bird can sit over a suspended live wire without any harm, whereas touching it on the ground can give a fatal shock? The electric power from a power plant is set up to a very high voltage before transmitting it to distant consumers. Write the reason for it. चलिए, तो एक तो शुरू के 2 तो बढ़िया वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, कंडीशन दी गई है। और तीसरा वाला एसी का क्वेश्चन है, कह रहा है भैया कि हाई वोल्टेज में क्यों भेजा जाता है, ट्रांसमिटिंग पावर को हाई वोल्टेज में क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चों पावर कांस्टेंट होती है, तो यानी P इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। मैं आपको याद दिला देता हूँ, P इक्वल टू होता है VI, तो V1 I1 इक्वल टू V2 I2, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। बोलो हाँ। हाँ सर। अगर हाँ, वोल्टेज ज़्यादा रखोगे ट्रांसमिशन के समय तो करंट क्या रहेगी? करंट कम, और कम करंट में पावर लॉस क्या होगा? कम, क्योंकि जो लॉस होता है करंट का वो हीट की फॉर्म में होता है, H इक्वल टू I स्क्वायर R। बोलो यस और नो। यस सर। चलिए, तो वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज में ट्रांसमिशन होता है, अब इसको सिस्टमेटिकली डिटेल में पढ़ते हैं भाई क्या कंडीशन है। तो पहला है हरी। हरी के बारे में कौन सी वैल्यू दिख रही है? व्हाट वैल्यूज हरी डिस्प्लेज ड्यूरिंग द इंसिडेंट? हरी आगे आगे हो रहा है, उचक रहा है ज़्यादा, और बताओ। The helpful and using his presence of mind. एग्जैक्टली, हरी जो हेल्पफुल है और यूजिंग हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड सेंसिटिव है। सो आंसर, हरी वॉज वेरी अटेंटिव, नॉट सेंसिटिव, अटेंटिव एंड केयरफुल, ही यूज्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। एग्जैक्टली। चलिए सेकेंड पार्ट है बेटा, वाइट इज द बर्ड सेट ओवर द सस्पेंडेड लाइव वायर विदाउट एनी शॉक। बर्ड जो होती है बैठी रहती है विदाउट एनी हार्म, मगर अगर जमीन में टच कर दे वही वायर, टच ऑन द ग्राउंड कैन गिव ए फेटल शॉक। अगर वही कोई जमीन को टच कर देती है वायर तो बर्ड अगर बर्ड में टच कर दे तो उसमें फेटल शॉक हो जाएगा। तो करंट फ्लोज, पढ़ सकते हैं। एक बार और पढ़ देता हूँ, कह रहा वाई इज इट दैट बर्ड कैन सिट ओवर अ सस्पेंडेड लाइव वायर विदाउट एनी हार्म वेयर इज टचिंग इट ऑन द ग्राउंड, मगर वेयर इज टचिंग इट ऑन द ग्राउंड कैन गिव अ फेटल शॉक। मगर जमीन में पड़ी हुई वायर को अगर आप टच कर देते हो तो आपको जोरदार शॉक लगता है। आंसर,
करंट फ्लोज ओनली व्हेन देयर एग्जिस्टेड डिफरेंस इन पोटेंशियल। अब जब वायर में जो बैठती है चिड़िया वो सेम पोटेंशियल जोन में बैठती है, जितना यहाँ है उतना यहाँ है, बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ तो सेम पोटेंशियल जोन पे आप कैसा भी बड़ा सा सर्किट ड्रॉ कर दो, क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। सो दिस हैपेंस व्हेन वी टच द वायर। ये कह रहा है करंट इज ओनली फ्लोज व्हेन देयर एग्जिस्ट डिफरेंस इन पोटेंशियल, ओके, एंड दिस इज हैपन व्हेन वी टच द वायर एंड रिमेनिंग ऑन द ग्राउंड, बट बर्ड इज ऑन द एयर एंड टच द वायर, है ना। मगर बर्ड जो होती है वो जिस समय वायर को टच करती है वो हवा में होती है, तो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0, तो इस वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होती है। नेक्स्ट अगला पार्ट, इट इज सेट टू वेरी हाई वोल्टेज टू मिनिमाइज द पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, व्हेन वोल्टेज बिकम्स हाई एट हाई रेजिस्टेंस पावर लॉस विल बी लेस। तो जो हाई रेजिस्टेंस में पावर लॉस जो हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो इसको मैंने अपने शब्दों में कहा था कि अगर वोल्टेज हाई हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगी, तो पावर लॉस जो हो जाएगा वो लेस हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? यस सर, आ गया। या इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से भी देखते हो बच्चों। तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से, इसने P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से देखा, बेटा वोल्टेज को बहुत हाई कर दो, 1 मिनट, हाँ वोल्टेज तो हाई होता ही है मगर रेजिस्टेंस की भी इफेक्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती है, तो जिससे पावर कंजम्पशन कम हो जाता है। मगर इससे मत देखो, मज़ा नहीं आएगा। उसी से देखो, करंट से, P इक्वल टू वी आई से अगर आप करंट को कम कर दोगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, और ज़्यादा वोल्टेज से सिग्नल में एनर्जी होती है तो वो ईजिली ट्रांसमिट होता है। अगर आप करंट बढ़ा के पावर बढ़ाओगे तो गड़बड़ है, करंट से एनर्जी नहीं मिलेगी, वोल्टेज से सिग्नल को स्ट्रेंथ मिलती है। डन? डन सर। डन सर। चलो जी 5 नंबर आ गए इतने से में। देखो तो कभी कितना सारा लिखने में मार्क्स नहीं मिलता और इतने से में 5 नंबर मिल गए, है ना 5 मार्क्स का बच्चों? यस सर। इसलिए मिले क्योंकि स्टेप मार्किंग में फायदा होता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ओहो, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ साहब आ गए। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो श्रुति। Find the magnitude and direction of current in 1 ohm resistor in the given circuit. ठीक है बेटा, 2 बैटरी लगी हुई है, मतलब एक करंट यहाँ से भेज दो, कहीं से भी भेज दो जहाँ से मन हो, और इसके बाद किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़ेगा। दूसरा पार्ट पढ़ो बेटा क्वेश्चन का। Two students X and Y perform an experiment on potentiometer separately using the circuit diagram shown below. Keeping other things unchanged, A, X increases the value of resistance R, B, Y decreases when the value of resistance S in the setup. How will these changes affect the position of null point in each case and why? कीपिंग अदर सेटिंग अनचेंज, ए एक्स बंदा जो है वो इंक्रीज करता है, एक्स इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, आर की वैल्यू इंक्रीज कर देता है। दूसरा बंदा जो वाई है डिक्रीज द रेजिस्टेंस एस इन द सेटअप। हाउ विल द दिस इफेक्ट द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट इन ईच ऑफ द केस एंड वाई। बताइए नल पॉइंट किस तरीके से प्रभावित होगा। दूसरे क्वेश्चन में भी किरचॉफ्स लॉ यूज करके और करके 2 पार्ट में क्वेश्चन है। यूज किरचॉफ लॉ, कैलकुलेट द करंट इन द आर्म एसी ऑफ द गिवन सर्किट। ऑन व्हाट प्रिंसिपल दस मीटर ब्रिज वर्क, व्हाट आर द मेटल, वाई आर द मेटल स्ट्रिप्स यूज इन द ब्रिज। तो 2 पार्ट में एक क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा किया गया है। दूसरा वाला किया गया, सही भी किया है, दूसरे वाले में कम मेहनत लगने वाली है, तो दूसरा वाला पार्ट किया गया है। तो चलिए बच्चों जल्दी से अपनी कॉपी में ये बना लो बच्चों, जल्दी से 30 40 80 का बना लो बेटा डायग्राम। 30 40 80 बना लो डायग्राम। करंट कितनी दी गई है, I1, यहाँ से खुद ही हेल्प कर दी इसने, भला हो भाई इनका। तो यहाँ दे दी है I1, यहाँ दे दी है I2, तो यहाँ से पूरी I2 निकलेगी, यहाँ से पूरी I1 निकलेगी। इसका मतलब यहाँ क्या आ रही होगी, यहाँ आ रही होगी I1 प्लस I2। ठीक है ना बच्चों? Yes sir. चलो तो 2 करंट बन गई हैं अपने पास। अब चलिए गाना गाएंगे अपन, चलो 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 वाला। चलिए
तो I3 ले लिया इसने, तो डरने की बात नहीं है बेटा, I3 को रिप्लेस कर देगा बाद में किससे, I1 प्लस I2 से। ये देखो लिख दिया इसने पहले ही, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। चलिए पोलरिटी बना देते हैं बच्चों, ये है I3 प्लस माइनस, यहाँ से करंट गई है जिसका नाम है I2, ये है प्लस, ये है माइनस, यहाँ से करंट आ रही है, ये है प्लस, ये है माइनस। एरिना बोलो यस। यस सर। ओके, करंट इन द AC आर्म पूछ रहा है कि AC सर्किट में कितनी करंट होगी, जाहिर सी बात है I3 मतलब I1 प्लस I2। चलिए तो पहला लूप लेते हैं, लूप ABDC। कहाँ है, A B B D D C। चलो 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 चलो, इनका रूल कैसा है, -40 I3। हाँ, यहाँ से चलना शुरू किया इसने, देखो इसने यहाँ से चलना शुरू किया है, प्लस से लेके माइनस, इसने बाद वाला साइन लिया है। कोई भी ले लो बच्चों रूल, चाहे बाद वाला ले लो चाहे पहले वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसा सहमत है। चलिए करंट देखिए, करंट है I3, चलो चलो प्लस से लेके माइनस, -40 आई थी, चलो 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 चलो, माइनस से लेके प्लस, तो +80। बोलो यस, बाद वाला साइन प्लस है। यस सर। चलो Yes, चलो sir. चलो 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 चलो, करंट का नाम क्या है, I2, रेजिस्टेंस है 20, प्लस से लेके माइनस, -20 I2, चलो 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 चलो, माइनस से प्लस, +40 इक्वल टू 0। डन, पहला इक्वेशन जिंदाबाद बन गया ना बच्चों, समझ में आ गया। डन सर। यस सर, डन। ये पहला आ गया। अब दूसरे लूप में आ जाओ, AEFC, AEFC ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज। चलो चलते हैं, I1 चलो 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 चलो, प्लस से लेके माइनस, पीछे वाला साइन माइनस, तो करंट का नाम 30 I1, -30 I1। चलो 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 चलो, नीचे आ गए, माइनस से लेके प्लस, तो +40। चलो 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 चलो, प्लस से लेके माइनस, तो -40 I3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दिया, ये आ गया बच्चों। I3 की जगह I1 की जगह I3 माइनस I2 रिप्लेस कर लिया है, इसलिए क्योंकि हमको जो चाहिए है I3 चाहिए है, तो I1 की जगह इसने I3 माइनस I2 रिप्लेस कर दिया, मतलब पूरी इक्वेशन I3 और I2 में बना ली, तो आंसर I3 आ गया। लो खट से आ गया I3, सीधे I3 ही आ गया सॉल्व होकर के। समझ गए मेरी बात को आप। यस सर। मतलब एक्चुअली हम लोग क्या करते थे, हम लोग रिप्लेस करते थे I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, तो इसने क्या कर दिया, इसने I2 को ही पिक्चर से गैप कर दिया। इसने बोला I2 या I1 को, दो में से किसी एक को, I1 को गैप किया है। तो अब इसका आंसर जो इक्वेशन जो बनेगा वो I3 और I2 में बनेगा, तो इनको I3 चाहिए था तो I3 निकाल लिया। लो I3 इक्वल टू कितना, 22/13 एम्पियर। डन। डन सर। डन। ओके, अगला है मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा क्वेश्चन आया है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल दस मीटर ब्रिज वर्क। सब लोग जानते हैं मीटर ब्रिज जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। कह रहा बताइए स्ट्रिप इतनी चौड़ी क्यों लगाई जाती है, मेटल स्ट्रिप यूज ब्रिज में क्यों की जाती हैं, जिससे कि रेजिस्टेंस कम हो जाए, थिक होती है एकदम, जिससे कि रेजिस्टेंस जो हो जाए तार का एकदम कम हो जाए। पढ़ो एरिना, मीटर ब्रिज वर्क्स। Meter bridge works on the principle of Wheatstone bridge. When the ratio of resistances in the adjacent arms are equal, no current flows through the galvanometer and the bridge is said to be balanced. The metal strips are used because they must not contribute to the resistance. When they are thick, their resistance will be low, hence minimizing their contribution. बिल्कुल सही बात है। जो मतलब मीटर ब्रिज में जो एल शेप की पट्टियां होती हैं ना, वो रेजिस्टेंस कम करने के लिए लगाई गई होती हैं, क्योंकि R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। इतनी ज़्यादा मोटी पट्टियां होती हैं कि रेजिस्टेंस को मार डालती हैं, ख़त्म कर देती हैं लगभग। चलिए बच्चों, अब बचे हैं केवल 25, 26, 27 और 28। ओह, 2 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों। तो ये 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूँ। 3, 25, 26 2 ही है ना, हाँ 2 बचे, ठीक है। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, इनका सोल्यूशन अपन कल करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। ठीक